तो हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग गुड। सो हम लोग इस क्वार्टर फोर में जितने भी फाइनेंशियल सेक्टर को डिस्कस कर रहे हैं, ऑलरेडी हमने 3 वीडियो कर ली है। वहाँ पे हमने कुछ 9 या 10 नेम्स को डिस्कस किया होगा। अब इस वीडियो में हम लोग एक कंसोलिडेटेड वे में 10 से 15 एनबीएफसीज के नाम मैंने निकाले हैं जिनके इस क्वार्टर में रिजल्ट्स आ गए हैं, उनका कॉन कॉल हो गया है। सबको अच्छे से सुन के क्या उनमें ट्रैजेक्टरी रही है, सबकी गाइडेंस वगैरह किस तरह से हैं, नीम यील्ड, उनकी एसेट क्वालिटी किस तरह से रहनी है, सबके बारे में एक अच्छे से डिस्कशन करने की कोशिश करेंगे ताकि एट द एंड हमें ये आइडिया लग सके कि पूरे फाइनेंशियल सेक्टर में हमारे पास कितनी अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटीज है जिनको हम लोग आने वाले साल में मतलब FY 27 के अक्रॉस उनको ट्रैक करेंगे और देखेंगे उन बेसिस में कैसे पूरी आउटलुक रहती है। तो हम लोग 3 या 4 मेथड में इसको डिस्कस करेंगे। सो अगर हम लोग स्टार्ट करते हैं, सो अगर हम देखेंगे इस वीडियो से हम लोग अगर देखिए पूरा ओवरऑल अगर आप फाइनेंशियल सेक्टर को देखोगे तो वो भी आप देखते हो काफी बड़ा सेक्टर है। उसमें भी अलग अलग तरह के बिजनेस होते हैं। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग MFI NBFCs के बारे में बात करेंगे, कुछ स्मॉल फाइनेंस बैंक्स को पकड़ेंगे, फिर कुछ हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज जिसको हमने ऑलरेडी पिछले वीडियो में डिस्कस किया था, और कुछ डाइवर्सिफाइड सिक्योर्ड NBFCs के बारे में बात करेंगे। सो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप ये समझ लीजिए कि पहले पूरे फाइनेंशियल सेक्टर में क्या चीजें चल रही हैं। तो उस पर मैंने एक और वीडियो बनाई थी क्वार्टर 3 के एंड में, वहां पे कैसे बिजनेस को सेलेक्ट करना है उसके बारे में एक आइडिया लगता है। तो आप उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप उसको देख सकते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो आप एक चीज देखेंगे, आप पूरा अगर मैं आपको बताऊँ खास करके माइक्रो फाइनेंस इंडस्ट्री की अगर मैं बात करूँ आपसे, तो आप वहां पे देखेंगे सब में जो भी इशूज चल रहे थे वो सारे रिकवर हो चुके हैं। सभी कंपनियां जो है आपकी एसेट क्वालिटी उनकी इंप्रूव हो गई है, सब लोग डिस्पर्समेंट पे फोकस कर रहे हैं। सब लोग अपना अपना जो क्वार्टर 4 है वहां पे इन्होंने अपने AUM को ग्रो किया है। बहुत सारी कंपनी ऐसी हैं जो बहुत समय से लॉसेस रिपोर्ट कर रहे थे, वो लोगों ने अपने पैट को पॉजिटिव किया है, ROA को भी पॉजिटिव एंड किया है क्वार्टर 4 में। अब यहाँ से सभी कंपनियां आगे जाके अपने FY 27 के अंदर अपने लोन बुक को बेसिकली ग्रो करने की बात करते हैं, कॉस्ट ऑफ इनकम घटाने की बात करते हैं, क्रेडिट कॉस्ट जो है उसको स्टेबलाइज करने की बात करते हैं। फिर आप देख रहे हो एक और डायनेमिक चल रहा है जहां पे आप देखते हो ना कि जो आपकी मिडिल एज क्राइसिस हो गई है, तो उसके कारण जो ये पूरा बॉन्ड यील्ड होता है उसकी हार्डनिंग हो रही है। तो उससे आप देखेंगे इंडस्ट्री में कुछ प्लेयर ऐसे हैं जहां पे आप देखोगे कि कॉस्ट ऑफ बोरिंग जो है, कुछ कंपनियां बात करती हैं कि हमारा कॉस्ट ऑफ बोरिंग बढ़ता हुआ हमें दिखता है यहाँ से। तो एक उस तरह की चीज चल रही है। फिर वहां पे आप कुछ कंपनियां ऐसी भी देखोगे, इंडिया में आप देख रहे हो कि रेपो रेट का कट हुआ है, तो वो कंपनियों को आपको दिखेगा कि कॉस्ट ऑफ बोरिंग जो है कुछ कंपनियों ने उसको ऑलरेडी पास कर दिया है, कुछ कंपनियों में उसको घटने के अभी भी स्कोप दिखते हैं। फिर भी अगर आप इन जनरल देखोगे ना, तो कॉस्ट ऑफ बोरिंग जो है सभी कंपनियों का या तो घट रहा है या तो स्टेबल हो गया, या फिर ऑलमोस्ट थोड़ा मोड़ा घटने की वहां पे और बेसिकली मार्जिन है। तो एक वो ट्रैजेक्टरी चल रही है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे सभी कंपनियों का क्या है ना, अगर मैं आपसे माइक्रो फाइनेंस के बारे में बात करूँ तो ये एक और बेसिकली माइक्रो फाइनेंस कंपनीज में एक ट्रेंड बेसिकली चेंज हो रहा है। जब मैं माइक्रो फाइनेंस कंपनीज बोल रहा हूँ तो यहाँ मैं अभी NBFC की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे हम लोग स्मॉल फाइनेंस बैंक की बात नहीं कर रहे हैं। तो उसमें क्या हो रहा है, जैसे अगर आप अरमान फाइनेंस को देखेंगे लास्ट क्वार्टर में या फिर पहले की क्वार्टर की उनकी कमेंट्री सुनिए, तो आपको मालूम चलेगा कि पूरे सेक्टर में एक चीज ट्रांजिशन हो रहा है। मतलब आपका जो ज्वाइंट लेंडिंग मॉडल है वहां से चीजें बदल के आपकी जो इंडिविजुअल लोन्स होते हैं उसकी तरफ चीजें आगे बढ़ रही है। इसका फायदा क्या होता है? इसका फायदा मुथूट माइक्रो फाइनेंस का इस पर्टिकुलर क्वार्टर में लगभग 3 घंटे का कॉन्कॉल था, उन्होंने काफी अच्छे से एक्सप्लेन किया है, उनकी PPT भी काफी अच्छी है। आप उसको देखिएगा, आपको काफी अच्छा आइडिया लगेगा कि कैसे जो कस्टमर है ना उसका पूरा जो एक माइक्रो फाइनेंस लोन्स जो लेते हैं ना उसका ट्रेजेक्टरी कैसे चेंज हुआ है। बट यहाँ पे ये भी चीज है, आप देखते हो कि जो माइक्रो फाइनेंस सेक्टर होता है वो अक्रॉस द साइकिल काम करता है। पहले आपके डिमोनेटाइजेशन आया, फिर आपकी कोविड-19 आई, फिर आपकी 2025 और 26 में आप देख रहे हो कि पूरा माइक्रो फाइनेंस साइकिल जो जो भी RBI के गार्ड रेल्स वगैरह आए उसके कारण काफी डिस्टर्ब हुआ। तो क्या होता है, आप यहाँ पे देखते हैं कि इसमें क्या हुआ है कि जितने भी आपके कंज्यूमर है, मतलब जो आपके जैसे मुथूट मुथूट माइक्रो फाइनेंस अभी केरला वगैरह में काम करता है, उत्कर्ष है वो आपका मान लीजिए बिहार वगैरह में काम करता है, क्रेडिट एक्सेस ग्रामीण है वो पूरे एक डाइवर्सिफाइड मतलब पूरे नेशन में काम करती है। तो कहने का मतलब क्या है, इन सभी कंपनियों ने ये देखा कि हमारा जो कस्टमर्स है वो लोग माइक्रो फाइनेंस तो ले रहे हैं बट उसमें थोड़ी सी कम हुई है, बट वो लोग क्या हो गए, एक तरह से शिफ्ट हो गए हैं। एक जो पूरा सेक्टर है ना वो आपका शिफ्ट हुआ है मान लीजिए इंडिविजुअल लोन्स की तरफ, फिर एक तरह से शिफ्ट हुआ है आपका गोल्ड लोन की तरफ। कहने का मतलब क्या है, जो आपका कस्टमर है, आप ये देखिए ना कि आप जितने भी हमने कंपनियां डिस्कस की हैं गोल्ड फाइनेंस में, अगर आप देखेंगे जैसे कैपिटल ग्लोबल हो गया या फिर फेड बैंक फाइनेंस हो गया या फिर आप देखते हो स्मॉल फाइनेंस बैंक हो गया, ये सभी कंपनियां आपकी सिक्योर गोल्ड लोन्स की तरफ आगे बढ़ रही है। बिकॉज आपको दिखा ना गोल्ड की प्राइसेस बढ़ रही है, तो वहां से कस्टमर काफी तेजी से वहां पे गोल्ड लोन ले पा रहा है। तो कहने का मतलब क्या है, सभी कंपनियों का जो लोन बुक का डायनामिक है वो भी चेंज हो रहा है। तो ये थोड़ा कुछ चीजें चेंजेस हो रहे हैं पूरे सेक्टर की तरफ, और बाकी चीजें हम लोग अलग अलग बिजनेस के अंदर जाते हैं वहां पे डिस्कस करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले लेट्स टॉक अबाउट द मुथूट माइक्रो फाइनेंस। इसका कल रिजल्ट आए हैं, नंबर्स काफी अच्छे आए हैं। अब देखते हैं इन लोगों ने जो गाइडेंस दिया था उसके बेसिस पे इन लोगों ने कैसा परफॉर्मेंस किया है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अगर हम लोग मुथूट माइक्रो फाइनेंस को देखें तो आप देखेंगे कि इनका जो FY 26 का गाइडेंस था
तो उसमें आप देखेंगे लगभग इन्होंने 5 से 10% अपने पूरे ईयूएम को ग्रो करने की बात कही थी, बिकॉज आप देख रहे हो ना पूरा सेक्टर जो है उसमें काफी इश्यूज रहे थे, सबके एनपीएस वगैरह बढ़ गए थे, क्रेडिट कॉस्ट वगैरह बढ़ गया था। अब उसमें अगर आप देख रहे हैं मुथूट माइक्रो फाइनेंस को, तो उन्होंने अपने पूरे जो नंबर्स है उसको बेसिकली बीट किया है, आउट परफॉर्म किया है। और वो आउट परफॉर्म कैसे किया है, बिकॉज इनका एच2 था, वहां पे आप देख रहे हो काफी तेजी से डिसबर्समेंट इंक्रीज हुआ है। और इवन आपके जो क्वार्टर फोर है वहां पे भी आपको डिसबर्समेंट दिखता है काफी अच्छे से बढ़ा है। इसी कारण जो इनका FY26 है वहां पे जो नेट पूरा डिसबर्समेंट रहा है वो लगभग 13% पे ग्रो किया है। अब सिंस आप देख रहे हो कंपनियां जो है अपने डिसबर्समेंट को बढ़ा रही है, वो कब बढ़ा पाती है, वो तभी बढ़ा पाएगी ना जब उसको ये लगेगा कि हमारा जो बेसिकली एसेट क्वालिटी है वो इंप्रूव हो रही है। उसका रिजल्ट आपको ये दिखता है कि इनका जो क्रेडिट कॉस्ट है वो भी आपको घटा है, और उस पैरामीटर में भी लगभग इनका जो गाइडेंस था उसको लगभग 3.5% किया है, जो इनका नेट गाइडेंस था 4 से 6% करने का, तो वहां पर भी इन्होंने आउट परफॉर्म किया है। अब यहीं पे आपको ये जो पोर्टफोलियो का मिक्स है इसके बारे में बात करना काफी जरूरी है। तो ये चीज सिर्फ आपका मुथूट माइक्रो फाइनेंस नहीं कर रहा है, ये आप देखिए अरमान फाइनेंस को अगर आप देखोगे तो वो भी इसी तरह से काम करता है। उनका भी आप देखिए ज्वाइंट लेंडिंग जो मॉडल है जहाँ पे आप पूरे ग्रुप को लोन देते हो, वो चीज बदल रही है और वो इंडिविजुअल लोन्स की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। अब यहाँ पे एक लोगों का डाउट ये आता है कि जब आप ज्वाइंट लेंडिंग से इंडिविजुअल लोन्स की तरफ बढ़ते हो तो क्या आपका जो बेसिकली अनसिक्योर्ड बुक है क्या वो बदल जाता है, क्या आप सिक्योर्ड की तरफ आगे बढ़ रहे हो? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। ऐसा ऐसा इसलिए नहीं है बिकॉज आपका जो इंडिविजुअल लोन्स भी होता है ना, वो आप देखेंगे एक तरह से ऐसा मेथड होता है, जैसे मुथूट माइक्रो फाइनेंस का अगर आप पीपीटीज वगैरह देखेंगे तो वहां पे वो लोग बहुत सारे अपने केस स्टडीज दिखाते हैं। कहने का मतलब क्या है, जो आपके ज्वाइंट लेंडिंग वाले ग्रुप के कस्टमर्स होते हैं वो एक तरह से ग्रेजुएट करते हैं, मतलब मान लीजिए उन्होंने 2 या 3 बार आपकी जो उन्होंने सही से अपने लोन्स वगैरह को पे कर दिया, तो वो लोगों को जो मुथूट माइक्रो फाइनेंस है या फिर जो आपकी अरमान फाइनेंसेस होगी या फिर आपकी क्रेडिट एक्सिस ग्रामीण है, ये सभी कंपनियां क्या करती है, उसको ग्रेजुएट करके इंडिविजुअल लोन्स देने की बात करती है। तो कंपनी का अगर आप देखोगे ना, कंपनी का आप अगर साल का स्टार्टिंग देखोगे ना, तो वहां पे आप फाइंड करेंगे कि मुथूट माइक्रो फाइनेंस का लगभग मान लीजिए 98-99% पूरा आपका ज्वाइंट लेंडिंग मॉडल की तरफ पूरा ईयूएम था, वो अभी इन्होंने घटा के जो इनका टारगेट था लगभग 85% पे करने की बात थी, उसको भी बल्कि और परफॉर्म ही किया है। कहने का मतलब क्या है, इंडिविजुअल लोन्स की तरफ ये लोग और आगे बढ़े हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि इनका नेट अगर आप FY26 देखोगे ना, तो इनका जो पूरा बेसिकली रेवेन्यू मिक्स है, एयूएम मिक्स है, वो लगभग 83% और 17% पे एंड हुआ है। और इन सभी चीजों का रिजल्ट आपका आरओए और आरओई जो है वो भी इंप्रूव हुआ है। और फाइनली अगर आप नेट नेट देखोगे तो निम जो है, अब निम जो है, निम का इनका जो गाइडेंस था वहां पे इन्होंने स्लाइटली मिस किया है। मिस क्यों किया है, बिकॉज आप देखते हो ना कि जो पुराने आपके जो बुक है वो आपके लोअर इंटरेस्ट रेट पे थे। और दूसरा चीज क्या होता है, जैसे जैसे आप ये देखिए लोअर इंटरेस्ट रेट पे बुक आपको लोन बुक क्यों होता है, बिकॉज आप ये देखिए ना, जब पूरे सेक्टर में आपके एसेट क्वालिटी का इशूज आ रहा है तो वहां पे आपकी जो प्राइसिंग पावर होती है वो एक तरह से घट जाती है। तो इसलिए कंपनियों को क्या करना पड़ता है, सस्ते में लोन बेसिकली देना पड़ता है। तो सिंस अभी वो सारे लोन बुक अभी भी इनके चल रहे हैं, तो इसके कारण आपको दिखता है इनका जो निम और इल्ड है वो थोड़ा सा कमी है। बट वो जैसे जैसे आप आगे आगे क्वार्टर्स में आप आगे बढ़ोगे तो आप पाएंगे कि इनका जो निम है और जो इल्ड है दोनों का एक्सपांशन आपको दिखेगा। और उस वो दोनों चीजों के बढ़ने से क्या होता है, उसका नेट आपको रिजल्ट ये दिखता है वहां से कि आपको ऑपरेटिंग लिवरेज मिलना वहां से स्टार्ट होता है। तो ये कंपनी के कुछ जो इनके नंबर्स हैं और उससे कैसा इनका गाइडेंस था उस चीजों के बारे में हो गया। और फाइनली जो ऑपरेटिंग कॉस्ट वगैरह है वहां पे भी इन्होंने थोड़ा सा मिस किया है, बिकॉज आप देख रहे हो ना कि जो धीरे धीरे चीजें रैशनलाइज होगी, जो भी आपके कलेक्शन कॉस्ट वगैरह होते हैं वो धीरे धीरे नॉर्मलाइज होंगे। तो ये अगर आप नेट नेट देखोगे तो इन्होंने इनका जो FY26 एंड हुआ है, इन्होंने अपने ऑलमोस्ट सारे गाइडेंस को मीट किया है, कुछ जगह पे आउट परफॉर्म किया है और कुछ जगह पे अगर मिस किया है तो वहां पे भी जेन्युइन रीजन है, ऐसा नहीं है कि वहां पे कोई हमको इशूज दिखता है कंपनी के बारे में। अब यहाँ से अगर हम लोग ये बात करें कि इस कंपनी का ट्रेजेक्टरी FY27 में कैसा रहता है, तो आप इस पर्टिकुलर स्लाइड में बहुत सारी चीजें देख सकते हैं। तो अगर मैं आपको एक समरी में बताऊं तो आप ये पाएंगे कि अब देखिए एक चीज ये है कि मुथूट माइक्रो फाइनेंस के जब नंबर्स को देखा गया तो यहाँ पे एक कंसर्न सबका ये आया कि इनका जो गाइडेंस है वो काफी कम दिखता है। तो अगर आप देखेंगे ईयूएम का गाइडेंस इनका, तो लगभग ये लोगों ने गाइडेंस दिया है कि FY27 जो है वहां पे मान लीजिए 12 से 15% के आसपास ग्रो करने की बात करते हैं। तो ये मैंने इमेज जो है इनके पीपीटी से ही लिया है। तो जैसे देखिए इनका जो FY27 का गाइडेंस है वहां पे ये लोग कहते हैं कि अपने ईयूएम को लगभग 12 से 15% ग्रो करेंगे, हो गया। तो उन सभी चीजों के इम्पैक्ट को लेते हुए कंपनी अपने गाइडेंस को कंजर्वेटिव दिया है। और अगर आप मुथूट माइक्रो फाइनेंस को अगर पूरा एक ओवरऑल पिक्चर में अगर आपको देने की कोशिश करूँ तो इनके बिजनेस में हो क्या रहा है, आप देखिए इनका आरओए बढ़ेगा, आरओई का एक्सपांशन होगा, निम जो है वो आपका बढ़ेगा। निम कैसे बढ़ेगा, जैसे आप देखिए ना, जैसे पुराने जो ओल्डर बुक है वो आपका चेंज होकर जब एक नया बुक की तरफ ये लोग आगे बढ़ेंगे तो वहां पे आपका निम का एक्सपांशन हो रहा है। निम का एक्सपांशन हो रहा है, आपका यील्ड है जो है वहाँ पे आपकी ऑपरेटिंग बेसिकली आपको प्राइसिंग पावर मिल रही है, तो आपका यील्ड भी बढ़ रहा है, उसका नेट रिजल्ट आपको स्प्रेड पे बढ़ते हुए दिखेगा। अब और उसके बाद क्या आपकी क्रेडिट कॉस्ट जो है वो भी आपकी स्टेबलाइज हो रही है। जैसे अगर आप देखोगे ना, क्वार्टर फोर में इनका क्रेडिट कॉस्ट था लगभग 2.8% पे फिनिश हुआ है, वो आपका FY27 में ये लोग जो कहते हैं वहां पे भी घटने की बात करते हैं। तो आपका क्रेडिट कॉस्ट भी कम होगा और अल्टीमेटली क्या आपकी बोरिंग कॉस्ट में भी आपको वहां पे फायदा मिल रहा है। आपका ओपेक्स जो यूएम है, सिंस आपका लोन बुक ग्रो करेगा ना, तो आपकी जो फिक्स कॉस्ट है उस पर कंट्रोल आ जाएगा, आपकी जो ब्रांचेस है उसमें आपकी इफिशियंसी बढ़ेगी, तो आपको वहां से भी ऑपरेटिंग लेवरेज मिलेगा।
तो और इन सभी चीजों के कारण कंपनी को जो है हर पैरामीटर पे एक तरह से आप देखेंगे तो इनको ऑपरेटिंग लिवरेज मिल रहा है। तो अगर आप मुथूट माइक्रो फाइनेंस को देखोगे ना तो ऑलमोस्ट सारे पैरामीटर पे ये कंपनी टिक करती है। और प्रेजेंटली अगर आप इसका वैल्यूएशन देखोगे तो लगभग 1.2 के आसपास इनका प्राइस बुक होगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, मुथूट माइक्रो फाइनेंस के जो नंबर है आपको आई थिंक समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और एंड में हम लोग पूरा एक कंपैरेटिव एनालिसिस करेंगे कि सब बिजनेस में जो कंपनी हमने डिस्कस की है वो कौन सी कंपनी कहाँ पे स्टार्ट करती है। सो ये हमने ऑलरेडी देख लिया है, आप इन स्लाइड्स को पॉज करके अच्छे से रीड कर सकते हैं। सो चलिए अब हम लोग बात करते हैं क्रेडिट एक्सिस ग्रामीण की। अब देखिए क्रेडिट एक्सिस ग्रामीण को आप देखते हो ना, तो ये बिजनेस क्या है, ये बिजनेस मान लीजिए अक्रॉस द साइकिल, मतलब जैसे अरमान फाइनेंस हो गया तो बिल्कुल कुछ वैसा ही काम करता है। अपने गाइडेंस को कंजर्वेटिव देते हैं। इनका जो क्रेडिट कॉस्ट होगा, जो प्रोविजनिंग होगा, ईसीएल वाली जो चीज होती है वो सभी में काफी स्ट्रिक्ट रहते हैं। रिस्क जो इनका पैरामीटर है वो काफी स्ट्रिक्ट रहता है। इसलिए आप कई सारे पैरामीटर पे ये देखोगे जो इनका नंबर्स रहा है इस पर्टिकुलर क्वार्टर 4 के अंदर, इन्होंने जो गाइडेंस दिया है वहां पे कई सारी चीजें कंजर्वेटिव दी है। जैसे निम है वहां पे स्टेबल बोला है, क्रेडिट कॉस्ट है वहां पे भी थोड़ा सा बढ़ा के कहा है। अब इन्होंने जो भी चीज है ना, जो इसका इनका मिडिल एज प्राइसेस हो गया, उन सभी चीजों को फैक्टर इन कर लिया है। इसी कारण इनका जो आप गाइडेंस देखोगे तो आपको लग सकता है कि वहां पे थोड़ा आपको खराब लगेगा। तो वो कुछ उस तरह की चीजें हैं। अब बाकी अगर मैं इनकी परफॉर्मेंस वगैरह के बारे में बात करूं तो आप देखेंगे, पहले हम लोग चले गाइडेंस के बारे में बात कर रहे हैं। तो गाइडेंस इन्होंने कहा था FY26 के एंड में, और इन्होंने जो एक्चुअली परफॉर्मेंस किया तो आप देख रहे हैं कि मोस्टली इन लाइन विद देयर गाइडेंस है। अब क्रेडिट कॉस्ट में इनका इंक्रीमेंट क्यों दिखा है, तो वो मैंने ऑलरेडी पॉइंट आपको बोल दिया कि ये लोग कंजर्वेटिव है। दूसरी चीज क्या है, इनका जो एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस वाला जो मॉडल होता है वहां पे इन्होंने ऑलरेडी कुछ एक्स्ट्रा प्रोविजनिंग कर दी है, तो उस कारण आपको दिखता है। और उन्हीं चीजों के कारण जब क्रेडिट कॉस्ट बढ़ जाता है तो आपकी नेक्स्ट नेट इनकम कम हो गई ना, तो उसके कारण जो आपका रिटर्न ऑन एसेट है वो भी आपका कम हो जाता है। तो इसीलिए इनका रिटर्न ऑन एसेट जो है वो आपको थोड़ा सा कम दिखता है, जहाँ पे कंपनी ने मिस किया है, एक तरह से आप कह सकते हो उस चीज को। फाइनली अगर आप इनका पूरा आप देखेंगे ना FY27 कैसे दिखता है, तो आप इस स्लाइड में काफी अच्छे से इसको पॉज करके रीड कर सकते हैं। अगर मैं नेट नेट आपको बताऊं तो इनका भी जो केस है ऑलमोस्ट आप मानेंगे मुथूट माइक्रो फाइनेंस जैसा ही केस है। कई सारे पैरामीटर पे इनका भी इनको ऑपरेटिंग लिवरेज मिलेगा। बट हैविंग सेड दिस दैट थिंग, कंपनी ने अपना जो निम का गाइडेंस है और जो बेसिकली यील्ड वगैरह है उसको स्टेबल बोला है, या फिर सिंस हमने क्रेडिट कॉस्ट को बढ़ा के बोला है, तो आपको वहां पे उतना ऑपरेटिंग लिवरेज मिलता हुआ दिखता नहीं है। और इस इन सभी चीजों के अलावा एक और चीज क्या है ना, अब देखिए सिंस आप देखते हो क्रेडिट एक्सिस ग्रामीण जो है इनका पूरा जो लोन बुक है ना वो उतना खराब हुआ ही नहीं था, इसलिए मार्केट ने इसको ऑलरेडी ऑलरेडी उसको उतना पनिश किया भी नहीं है। और वैसे भी मार्केट लीडर है, अक्रॉस द साइकिल इन्होंने काफी अच्छा परफॉर्म किया है। तो इसलिए आप देखते हो इनका जो प्राइस पे बुक है वो ऑलरेडी 3.5 के आसपास है, जो कि देखेंगे लगभग उसके पास ही रहा है इवन ड्यूरिंग द क्राइसिस फेज और अभी के बाद भी। बट हैविंग सेड दैट थिंग आल्सो क्रेडिट एक्सिस ग्रामीण जो है ये लोग भी अपने जो इनका लोन बुक है उसको 20-25% ग्रो करेंगे। और इनफ ऑपरेटिंग लिवरेज के इनके पास भी स्कोप है, तो यहाँ पे भी इनकी प्रॉफिटेबिलिटी FY27 में काफी अच्छी रहेगी। या फिर इन जनरल आप पूरे सेक्टर को ही देखोगे ना तो आप ये पाएंगे कि सभी कंपनियों को FY27 जो मिलना है ना वहाँ पे सभी कंपनियों के नंबर्स काफी अच्छे आएंगे। बट अगेन अगर मैं क्रेडिट एक्सिस को कंपेयर करता हूँ मुथूट माइक्रो फाइनेंस के केस से तो दोनों में जो ऑपरेटिंग लिवरेज का स्कोप है ना वो आपको मुथूट माइक्रो फाइनेंस से मच हाइयर है। ऑल्दो आप कह सकते हो कि इनका जो AUM ग्रोथ का नंबर है रिलेटिवली कंजर्वेटिव साइड में मॉडरेट है। बट अगेन वो कंपनी जो FY28 या 30 का जो उनका विजन है वहां पे लगभग 20-25% ग्रो करने की बात करती है। तो आपको उस परस्पेक्टिव में देखना है, और वो कंपनी ने कंजर्वेटिव नंबर्स भी दिए हैं। तो ये पूरा मुथूट और क्रेडिट एक्सेस के बारे में हो गया। तो चलिए एक और कंपनी है स्पंदना स्फूर्ति, उसके बारे में बात करते हैं। तो ये कंपनी काफी इंटरेस्टिंग है। अगर आप इस कंपनी को देखोगे ना तो पिछले 7 या 8 क्वार्टर से ये कंपनी बेचारी लॉस रिपोर्ट कर रही थी। बट हाँ उस चीज पे आते हैं, बट मैंने यहाँ पे आपको ये जानबूझ के रखा है क्रेडिट एक्सिस ग्रामीण के बारे में, ताकि आप समझ पाए कि क्रेडिट एक्सिस ग्रामीण को इतना ज्यादा वैल्यूएशन मिलता क्यों है। बिकॉज आप देखेंगे ना इनका जो अक्रॉस साइकिल आप देखिए, इन्होंने अपनी जो पूरी रिस्क एपेटाइट है इनकी, जो इसके लिए निम वगैरह है, यील्ड वगैरह है, उसको इस पूरे साइकिल के दौरान भी स्टेबल रखा है। तो आप इस चीज को यहाँ से समझ सकते हो। और सिमिलरली ये है हमारा, अब स्पंदना स्फूर्ति के बारे में बात करते हैं। तो देखिए अब कंपनी ने जो जो अपने गाइडेंस को दिया था वहां पे कैसा परफॉर्मेंस रहा है। तो आप देखते हैं जो इनका FY26 स्टार्ट हुआ था ना तो ये लोग लगभग 20% पे ग्रो करने की बात कर रहे थे। सिंस आप देखते हो इतने इश्यूज आ गए थे तो वहां पे पहले उन्होंने फ्लैटिश ग्रोथ करने की बात की। फिर उन्होंने पूरा FY26 को जो एंड किया है वो लगभग -35% के कॉन्ट्रैक्शन पे एंड किया है। तो अब यहाँ से आप पूरे चीज को कह सकते हो इनके नंबर्स बहुत खराब है। बट चीज चीज क्या है, फाइनेंशियल्स में उनके नंबर्स क्या आते हैं वो मैटर नहीं करता है, वहां से आपकी ट्रेजेक्टरी कैसे आगे रही है वो काफी मैटर करता है। बिकॉज जैसे अगर आप देखेंगे ना, अगर आप किसी भी कंपनी को खोल के देखिए, खास करके हाउसिंग मुथूट ये स्मॉल फाइनेंस बैंक हो गया, या फिर आपकी जो ये स्मॉल फाइनेंस बैंक हो जाती है, फिर जो माइक्रो फाइनेंस कंपनीज है, सभी के आप जो प्रॉफिटेबिलिटी के नंबर है ना वहां पे आप देखोगे कि लगभग 100% हो गया, 200% हो गया। इस तरह से नंबर सबकी सभी कंपनियों के आए हैं। तो ठीक है वो नंबर तो वहां तक ठीक हो गया। बट यहाँ से जो कंपनियां FY27 के अंदर कैसी ट्रेजेक्टरी देगी, अपने निम और क्रेडिट कॉस्ट को कितने स्टेबल रख पाएंगे, वो कंपनियों को आप देखोगे काफी अच्छे से वैल्यूएशन मिलने वाला है आने वाले क्वार्टर्स के अंदर। तो वही जब हम स्पंदना स्फूर्ति के बारे में बात करते हैं तो इनका FY26 अगर आप देखेंगे तो लास्ट 3 क्वार्टर में उतना अच्छा नहीं गया था। बट
इन्होंने क्या है ना FY26 का जो लास्ट क्वार्टर है, मतलब जो Q4 है, वहां पे फाइनली इन्होंने जो गाइडेंस दिया था उसको अच्छे से मीट किया है। तो आप यहाँ पे अगर आप देख सकते हो कि जो प्रॉफिटेबिलिटी का इनका नंबर है, ये लोग ये कहते हैं कि Q4 के अंदर हम लोग पूरे ब्रेक इवन कर जाएंगे। तो वहां पे लकीली नहीं, इनका जो भी मेहनत है उससे इन्होंने Q4 को लगभग 5 करोड़ पे पूरा फिनिश किया है, जो कि आप देखेंगे। बट अगर कंसोलिडेटेड बेसिस पे देखोगे ना, तो आपको दिखेगा कि इनका जो नेट लॉस है लगभग 700 करोड़ का लॉस आपको दिखता है। और बाकी पैरामीटर्स को आप यहाँ पे रेट कर सकते हैं। बट अगेन एक और चीज आप देखिए ना, इस कंपनी को आप देखते हो ना, लास्ट 7-8 क्वार्टर से अगर मैं आपको दिखाऊं, तो ये कंपनी जो है ना, लगभग लास्ट 8 क्वार्टर से इनका जो ईयूएम है वो घट रहा था एक तरह से, और लास्ट 6 क्वार्टर से ये लोगों का पैट जो है वो नेगेटिव था। तो फाइनली इस पर्टिकुलर क्वार्टर में ये कंपनी आपका बहुत ईयूएम भी ग्रो किया है और आपका जो पैट है वहां पे भी पॉजिटिव हुआ है। तो इसी चीज में आप देखेंगे ना, तो इस जो कंपनी है, तो इस कंपनी के केस में आप एक चीज फाइंड करोगे, एक यूनिक चीज है। इस कंपनी का जो आपका कॉस्ट ऑफ बोरोइंग है ना, या फिर जो आपकी कॉस्ट टू इनकम हो गया, ओपेक्स टू ईयूएम हो गया, ये एक तरह से आपको ये दिखेगा कि पूरे इंडस्ट्री में वन ऑफ द हाईएस्ट है। ऐसा क्यों है? और इस एक और चीज आपको ये दिखेगा, इनका जो क्रेडिट रेटिंग है ना, वो भी आपको दिखेगा कि बहुत ही कम है। ऐसा कम क्यों है? बिकॉज आप सोचिए ना, लास्ट 7 या 8 क्वार्टर से अगर आप लॉस रिपोर्ट करोगे, तो ऑफकोर्स जितने भी क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज है, वो तो आपके पूरे एसेट क्वालिटी को पनिश कर देगा ना, पूरे जो बैंक है उसको तो पनिश करेगा। तो उन सभी चीजों का नेट रिजल्ट दिखता है कि ये कंपनी जो है ना, एक तरह से पूरी डेड डेड आप समझ लीजिए, उस तरह की हो रखी थी। अब चीज क्या है ना, चीज वो डेड हो रखा था, तो इसलिए इनके पास जो यहाँ से स्कोप है इंप्रूव करने का, वो बहुत ज्यादा हो जाता है। अब इसका कुछ रिजल्ट आपको दिखेगा इनके गाइडेंस के नंबर में, और इनका जो ट्रेजेक्टरी है, जो निम के नंबर सभी मैं आपको दिखाता हूँ, तो आपको वहां से काफी अच्छा एक पर्सपेक्टिव मिलेगा। तो देखिए, अब इस कंपनी का आप देखोगे ना, जो आरओए है और आरओई है, उसकी तो बात करना अभी सही है ही नहीं, बिकॉज आप देखिए लास्ट बहुत सारे क्वार्टर से ये चीजें नेगेटिव चल रही थी। बट सिंस Q4 इनका रिकवर हुआ है, तो इसलिए आपको दिखता है कि आरओए जो है वो भी इनका फाइनली पॉजिटिव में आ गया है। अब निम लाइन हुआ है, ये कुछ वैसा ही कारण है जैसा अभी हमने मुथूट माइक्रो फाइनेंस या फिर किसी एक कंपनी के केस में डिस्कस किया था, कि वहां पे क्या है, आप देखिए ना, पुराने जो आपके लोन बुक है वहां पे आप एक हायर इंटरेस्ट रेट पे रहता है, इसलिए वहां पे कॉस्ट ऑफ बोरिंग ज्यादा होती है। इसलिए जो प्रेजेंट बुक है, आपको उसको आगे देखना है कि आगे की जो नंबर्स है, आगे के क्वार्टर्स है, वहां पे कैसा बोरिंग कॉस्ट रहेगा। तो इनका जो निम का आउटलुक है, तो ये लोग कहते हैं कि निम जो आने वाले क्वार्टरों में, जैसे जैसे इनका जो पुराना बुक है वो आपका रिप्लेस हो जाएगा नए कॉस्ट ऑफ बोरिंग से, तो वहां पे आपको निम का फर्दर इंप्रूव होने का चांसेस दिखता है। तो आपको क्या दिखा, इनका निम बढ़ेगा, आपका यील्ड बढ़ेगा। यील्ड क्यों बढ़ेगा? क्योंकि इनका जो प्रेजेंट नया वाला बुक है वो आप देख लीजिए, लगभग 25% पे इनका यील्ड आता है। कहने का मतलब क्या है, जो नया आपका लोन है वो आप 25% पे दे रहे हो, और जो आपका पुराना लोन बुक है वो लगभग मान लीजिए FY26 जो इन्होंने एंड किया है, लगभग 20% पे एंड किया है, तो आपको लगभग 500 बेसिस पॉइंट का वहाँ पे इंप्रूवमेंट दिखने के चांसेस दिखते हैं। और यील्ड बढ़ेगा तो आपका स्प्रेड बढ़ेगा। अब फाइनली अगर आप AUM में देखोगे ना, तो आपको ये दिखेगा, ये कंपनी भी जो है, जस्ट लाइक आपका क्रेडिट एक्सिस ग्रामीण हो गया, या फिर जो आपकी मुथूट माइक्रो फाइनेंस या फिर अरमान फाइनेंस है, इन्हीं के जैसे ये कंपनी भी है। अपना जो पूरा AUM बुक है आपका, मान लीजिए ये जो होता है ना, ज्वाइंट लेंडिंग से एक तरह से इंडिविजुअल लोन्स की तरफ ये लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो उसी में आप देखेंगे, आप इनका जो आप देखते हो ना, ये जो इंडिविजुअल लोन्स होता है, ये कहाँ से देते हैं। तो इनकी एक मान लीजिए एक सब्सिडरी है, उसका नाम होता है, आप क्रिस फाइनेंसियल लिमिटेड इनकी सब्सिडरी है। तो उसके बाद ये लोग इंडिविजुअल लोन्स देते हैं, और कुछ मान लीजिए सिक्योर्ड लोन्स वगैरह देते हैं। अब अगर मैं आपको बताऊं कि इनका जो सिक्योर्ड बुक है ना, नेट नेट अगर आप देखोगे तो लगभग बिल्कुल मिनिमल है। तो वो आपका इनके सब्सिडरी के वाया आता है। अब ये कंपनी जो है, ये लोग ऐसा पहले बात तो ये है कि सब्सिडरी इन्होंने बनाई की थी। सब्सिडरी की जरूरत इसलिए पड़ती है, इसी हिसाब ये देखते हो ना, कि जो भी आपकी इस तरह की कंपनियां होती है, उन सभी को मैंडेट रहता है कि आपको अपना 60% हो गया, 70% जो बुक है वो आपको माइक्रो फाइनेंस इंडस्ट्री में देना है। तो इनको अगर सिक्योर्ड बुक देना पड़ता, या फिर इंडिविजुअल लोन देने पड़ते, तो उसके लिए इन्होंने सब्सिडरी बना दी। अब आरबीआई ने उस चीज को हटा दिया है, इसलिए लोग अभी क्या करेंगे, अपने सब्सिडरी को एक तरह से जो पेरेंट कंपनी है, मतलब स्पंदना स्फूर्ति है, उसके साथ मर्ज करेंगे। तो उससे क्या होगा, आपको ऑपरेशनल इफिशियंसी मिलेगी। तो वो भी एक आपको लीवर दिखता है, जहां से आपके जो ओपेक्स टू ईयूएम है, कहने का मतलब क्या, नेट जो आपका कॉस्ट है, वो भी वहां से इंप्रूव होने के चांसेस दिखते हैं। बट इनकी जो सब्सिडरी है वो आप मान लीजिए अभी 8 या 9 महीने, मतलब 2 या 3 क्वार्टर लगेंगे उसको वापस मर्ज होने में। बट हैविंग सेड दैट, इनका एक वो भी एक ग्रोथ लीवर आएगा, जहां से आपको जो ओपेक्स टू ईयूएम है, मतलब ऑपरेटिंग लिवरेज, वहां से भी मिलने के आपको स्कोप दिखते हैं। तो ये स्पंदना स्फूर्ति के बारे में हो गया। अगर मैं आपको कुछ और चीजें बताऊं इस कंपनी के बारे में, सो एक और चीज अगर आप देखेंगे, सो आप बाकी चीजें देख सकते हो। इनका जो AUM का स्प्लिट है उसके बारे में हमने ऑलरेडी बात कर लिया। और ये भी जो कंपनी है ना, अपने जो नेट नेट लगभग जो इनका टारगेट है, मतलब आने वाले 2 या 3 सालों में, ये लोग अपनी जो AUM मिक्स है उसको लगभग 70-30% ग्रो करने की बात करते हैं। और इसके अलावा भी आप देखेंगे, इस हिसाब से इनका कॉस्ट टू इनकम रेशियो देखिए, तो आप देखेंगे लगभग FY26 जो है ना, वहां पे इन्होंने एंड किया है लगभग 104% पे कॉस्ट टू इनकम रेशियो पे। अब अगर आप किसी आप उन कंपनी को देखिए, जैसे कैप्री ग्लोबल हो गया, उन सभी कंपनी को देखिए, उनका 50-60, फिर इंडिया सेंटर को देखिए, उन सभी कंपनियों का उसके आसपास रहता है। और इस कंपनी का देखिए कॉस्ट टू इनकम रेशियो जो है लगभग 100% रहा है। बिकॉज क्या है, इनको इतना ज्यादा प्रोविजनिंग करना पड़ गया, क्रेडिट कॉस्ट भी आप देखेंगे काफी ज्यादा ज्यादा है। तो ये सभी पैरामीटर पे आप देखते हो, जो आपका स्पंदना स्फूर्ति है वो आपका काफी तेजी से इंप्रूव करने का स्कोप दिखता है। अल्टीमेटली चीज ये है ना, इन्होंने इतना खराब कर लिया है कि वहां से जब आप इनका इंप्रूवमेंट देखोगे ना, तो आपको बहुत ज्यादा दिखेगा।
तो उसी लिए नेट आपको दिखता है इनका जो एयूएम ग्रोथ का गाइडेंस है ना, वन ऑफ द हाईएस्ट, जितने भी कंपनी में आपको आज डिस्कस करूंगा उन सभी में आप पाएंगे कि जो स्पंदना स्फूर्ति है वहां पे आपको जो एयूएम ग्रोथ का गाइडेंस है वो सबसे हाईएस्ट है। तो अगर आप देखेंगे ये कंपनी कहता है कि जैसे जैसे इनका डिस्बर्समेंट बढ़ेगा, ये सभी क्वार्टर से मतलब 550 करोड़ इन्होंने आई थिंक क्वार्टर 4 में डिस्बर्स किया है, तो उसको धीरे धीरे बढ़ा के लगभग 600 करोड़ तक करने की बात करते हैं बाय द एंड ऑफ FY27। तो नेट एंड आप ये देखेंगे इनका जो एयूएम है वो लगभग 6500 करोड़ पे एंड करने की बात करते हैं। तो नेट रिजल्ट आप देखेंगे कि इनका जो एयूएम है लगभग 47% पे ग्रो करने की बात करते हैं। और उसके बाद क्या है, एयूएम तो इनका 47% पे ग्रो कर जाएगा, बट उसके बाद आपको ऑपरेटिंग लिवरेज मिलेगा, सारे पैरामीटर जो है आपके निम का है, क्रेडिट कॉस्ट है, सब पे आपको इंप्रूवमेंट दिखने की बात है। तो आपको एक ह्यूज वे में इनकम भी आता हुआ दिखता है, बिकॉज आपका पिछला जितना भी क्वार्टर गया है सब में आपको अपने लॉस रिपोर्ट किया है, तो वहां से आपकी प्रॉफिटेबिलिटी काफी इंप्रूव होगी। तो ये पूरा आपका स्पंदना स्फूर्ति के बारे में। अगर आप इनका वैल्यूएशन देखोगे ना, तो आई थिंक कुछ 1 या उससे थोड़ा सा वैल्यूएशन कम है, तो वो उस पैरामीटर में भी ये कंपनी काफी इंटरेस्टिंग बनती है। तो अभी तक हमने जितनी भी माइक्रो फाइनेंस कंपनी से उनको डिस्कस कर लिया है। तो आपने तीनों कंपनी को देखा, मुथूट माइक्रो फाइनेंस को देखा, आपने क्रेडिट एक्सिस ग्रामीण को देखा, और आपने स्पंदना स्फूर्ति को देखा। तीनों कंपनियां इंटरेस्टिंग है। क्रेडिट एक्सिस जो है उसका वैल्यूएशन हाई है बिकॉज वो कंपनी मार्केट लीडर है और अक्रॉस द साइकिल उसने परफॉर्म किया है। फिर आपका मुथूट माइक्रो फाइनेंस जो है वो कंपनी हर पैरामीटर पे चेकलिस्ट को टिक कर रहा है, उनके पेरेंट कंपनी जो है उससे भी उनको फायदा है, आपकी जो कॉस्ट ऑफ बोर्डिंग है वहां पे भी आपको हेल्प मिलता है। और आपकी स्पंदना स्फूर्ति भी है एक अंडरडॉग की तरह। आप देखिए काफी सारे पैरामीटर में ये लोग कंपनी के पास एक स्कोप है काफी कुछ अच्छा करने का, बिकॉज अगर ये लोग थोड़ा सा भी अच्छा करेंगे तो आपको उसका जो नेट रिजल्ट है वो आपको काफी ज्यादा मिलने वाला है। तो ये पूरा माइक्रो फाइनेंस के बारे में हो गया। चलिए अब हम लोग बात करते हैं कुछ स्मॉल फाइनेंस बैंक के बारे में। तो उस पर आने से पहले यहाँ पे मैं 4 या 5 बैंक को डिस्कस करूंगा। एक तो आपका एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक है, फिर आपका ओजीवन, आई थिंक सूर्योदय, इक्विटास और ईसैप, ये 5 को हम डिस्कस करेंगे। अब इन सभी को डिस्कस करने से पहले आप एक चीज समझ लीजिए कि जितने भी स्मॉल फाइनेंस बैंक्स है ना, इन सभी को पहले तो ये रहता है कि प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग होती है, जिसके कारण आपको क्या होता है लगभग आई थिंक 70% या 60% आपको जो इनका आपको लोन बुक होता है वो आपका जो एग्रीकल्चर हो गया, रिटेल हो गया, जो छोटे छोटे गाँव में होते हैं, Tier 3 Tier 4 सिटीज में होते हैं, वहां पे आपको लोन देनी पड़ती है। तो ये कंपनियों ने अभी धीरे धीरे क्या किया है, सभी कंपनियां चाहती है कि हम लोग धीरे धीरे यूनिवर्सल बैंक बनने की कोशिश करते हैं। इसमें अगर आप देखेंगे जैसे ईओ स्मॉल फाइनेंस बैंक हो गया या फिर जो उज्जीवन है, ये दोनों ने अपने बेसिकली आरबीआई को बोला है कि हमको यूनिवर्सल बैंक बनने की लाइसेंस दे दीजिए एक तरह से। अब दोनों कंपनियों का अभी तक आया नहीं है। जैसे उज्जीवन को अगर आप देखोगे तो उनका आरबीआई ने रिसेंटली रिजेक्ट किया है और वो कहते हैं कि आप लोग वापस से असेसमेंट मतलब वापस और इंप्रूव होकर आइए। कहने का मतलब क्या है, अल्टीमेटली और अपने सिक्योर्ड बुक को और अच्छे से इंप्रूव कीजिए तब आइए। और वैसे ही अगर आप एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक को देखोगे ना, तो वो कंपनी के केस में भी वही है, वो लोग भी अपना अभी सिक्योर्ड बुक को और इंप्रूव कर रहे हैं। ऑल्दो उन्होंने काफी कर लिया है, लगभग 90% से ऊपर जो है उनका सिक्योर्ड बुक है, लगभग मान लीजिए 5-7% आपका अनसिक्योर्ड होगा। तो ये आपको चीजें समझ में आनी चाहिए। और इस तरह से बाकी इक्विटास और ये सब स्मॉल फाइनेंस बैंक है, वो दोनों अपने इस जर्नी में काफी पीछे हैं अभी। और सिमिलरली अगर आप देखोगे सूर्योदय है, वो भी इस जर्नी में काफी पीछे है। तो हम लोग अभी शॉर्ट में सभी कंपनियों के नंबर्स कैसे हैं उसको डिस्कस कर लेते हैं, ताकि आपको अच्छे से एक आइडिया लग सके। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। हाँ, कौन सा बैंक है ये? तो स्पंदना हमने डिस्कस कर लिया है ऑलरेडी। तो सूर्योदय से डिस्कस करते हैं। अब देखिए सूर्योदय के नंबर मुझे काफी अच्छे लगे हैं। अब देखिए इनका जो, अगर मैं आपको गाइडेंस वगैरह के बारे में बात करूँ, कंपनी का गाइडेंस कैसा था और इन्होंने परफॉर्मेंस कैसे दिए, तो ऑलमोस्ट आप देखेंगे इन लाइन वही परफॉर्मेंस है, थोड़ी ऊपर या नीचे परफॉर्मेंस होगी। अगर आप एयूएम देखोगे तो लगभग मान लीजिए ऑलमोस्ट उसके आसपास ही ग्रो किया है। कासा रेशियो भी इनका ठीक है, एसेट क्वालिटी पे भी इन्होंने ठीक ठाक परफॉर्म किया है। अब जो पूरी ट्रैजेक्टरी है यहाँ से क्या आगे होती है वो जानना काफी जरूरी है। तो देखिए अब ये जो कंपनी है ना, अल्टीमेटली अगर मैं सिंपल से आपको पैट के बारे में बात करूँ, तो कंपनी जो अपना पैट को बोलती है लगभग यहाँ से डबल करने की बात करती है। आई थिंक इन्होंने FY26 जो है मान लीजिए 150 करोड़ पे एंड किया, आई थिंक 152 करोड़ पे इनका पैट आया था। और जो FY26 है लगभग वहाँ पे 300 करोड़ करने की बात करती है। तो आपने क्या देखा कि जो पैट है इनका लगभग 100% पे ग्रो करेगा। अब उसके अलावा आप आरओई के नंबर को देख सकते हो, कंपनी का इंप्रूवमेंट होगा। तो वो सारे पैरामीटर आपको FY27 में आपको बढ़ते हुए दिखेंगे। अब नेट इंटरेस्ट मार्जिन जो है ना, अब ये जो पॉइंट मैं आपको बोलूंगा, ये आप पॉइंट आप पांचों स्मॉल फाइनेंस बैंक में आप लगा सकते हो। चलिए ईयू के केस में तो उतना एप्लीकेबल है नहीं, बिकॉज वो कंपनी ऑलरेडी मान लीजिए ऑलमोस्ट सिक्योर्ड बुक पे चली गई है। बट बाकी चारों कंपनियों के केस में सेम होगा। तो देखिए हमने ये बात किया कि सभी कंपनियां अपने सिक्योर्ड बुक को बढ़ा रही है, अनसिक्योर्ड बुक को कम कर रही है। तो इससे दो चीजें होंगी। एक, आप ये देखिए इन आपको जो निम है वो आपका मिड टर्म में कम हो जाएगा। कम क्यों होगा? बिकॉज आपकी गोल्ड लोन हो गई, फिर आपकी एजुकेशन लोन मान लीजिए, क्रेडिट कार्ड वगैरह हो गए, ये सभी आपके कम इल्ड कमांड करते हैं व्हेन यू आर कंपेयरिंग इट विथ योर जो आपकी मॉर्टेज लोन हो गया या फिर जो आपका ये जो होता है ना अनसिक्योर्ड लोन होते हैं। तो आपको निम की जो ट्रेजेक्टरी है आने वाले 2 या 3 सालों में कम होती हुई दिखेगी। पहला पॉइंट वो है। दूसरा चीज क्या है, यहाँ पे एक और चीज का इंटरप्ले हो रहा है। कहने का मतलब क्या है, आपकी जो माइक्रो फाइनेंस बुक है वो सभी कंपनियों की खराब हो गई थी। तो वहां पे आपने ये देखा कि सभी के जो निम और इल्ड है वो सभी कम हो रखी थी।
तो जैसे जैसे माइक्रो फाइनेंस में रिकवरी आ रही है तो वहाँ पे आपका यील्ड बढ़ेगा, निम बढ़ेगा। तो आप यहाँ पे आपको दो चीजें प्ले आउट हो रही है। कहने का मतलब क्या है, एक आपकी जो माइक्रो फाइनेंस बुक है जो कि ऑलरेडी आप धीरे धीरे कम कर रहे हो, बट वहाँ पे आपको निम का एक्सपेंशन दिख रहा है। दूसरा, आप अनसिक्योर्ड बुक को धीरे धीरे बढ़ा रहे हो, वहाँ पे आपको आपका निम का थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्शन दिख रहा है। तो अभी जैसे अगर आप देखोगे ना, सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक हो गया, फिर उज्जीवन को जब देखेंगे, इक्विटास को भी देखेंगे, तो सभी कंपनियों में जो इनका निम है ना, ये सभी कंपनियों के केस में निम आपका स्टेबलाइज रहेगा। कहने का मतलब क्या है, दोनों चीज आपको बैलेंस आउट कर जाएगी एक तरह से। बट हैविंग सेड दैट थिंग, जब इस कंपनी को आप 2 या 3 साल के ट्रैजेक्टरी पे देखोगे तो आपका निम जो है और जो यील्ड है वो आपका स्टेबलाइज होकर कम की तरफ जाएगा। तो ये पॉइंट आपको क्लियर होनी चाहिए। तो ये चीज से आप समझ सकते हो कि इनका जो निम है वो इसकी ट्रैजेक्टरी क्या है। तो उसी बेसिस पे जो आपका सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक है, ये यही कहता है कि जो इनका निम है वो इनकी मार्जिन, इनके प्रोडक्ट रहेंगे। बिकॉज आप यहाँ पे पढ़ सकते हो कि जो इनका एमएफआई बुक है वो आपका रिकवर कर रहा है। दूसरा एक और चीज क्या है ना, सभी कंपनियों के इसमें आप ये देखिए, एक और इंटरप्ले हो रहा है। जो आपकी कॉस्ट ऑफ बोरोइंग है ना, वो आपका घट रहा है। तो वो भी आपका जो अनसिक्योर्ड बुक, जो सिक्योर्ड बुक जो बढ़ रही है, उसके कारण घटे हुए निम को हेल्प बचाने में हेल्प कर रहा है। बट अल्टीमेटली जब हम किसी कंपनी को सेलेक्ट करेंगे ना, तो हमें तो सारे पैरामीटर चेक दिखने चाहिए। कहने का मतलब कि आपको यील्ड भी बढ़ता हुआ दिखना चाहिए और आपकी कॉस्ट ऑफ बोरिंग भी घटती हुई दिखनी चाहिए, ताकि जो आपका नेट स्प्रेड है उस पर आपको काफी ज्यादा बूस्ट मिल सके। बट यही पे एक और चीज आपको बोलूंगा मैं, जैसे क्रेडिट एक्सेस ग्रामीण है ना, वो जब उसको ये फायदा मिलता है, मतलब कॉस्ट ऑफ बोरिंग घटने का और यील्ड इंप्रूवमेंट का, जब उसको फायदा मिलता है तो वो कंपनी उस कॉस्ट को पास ऑन कर देता है। जैसे अगर आप देखेंगे ना, जैसे होम फर्स्ट फाइनेंस हो गया, या फिर जो ऐसी बड़ी कंपनियां हैं, वो उसको अपने मार्केट को कैप्चर करने के लिए वो अपने इस एडवांटेज को पास ऑन कर देता है कस्टमर के केस में। तो इसीलिए उन सभी कंपनियों का आप देखेंगे निम वगैरह जो है एक पर्टिकुलर वे में स्टेबल हो जाता है। तो आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। बाकी अगर मैं आपको एयूएम के बारे में बात करूँ, तो एयूएम ये कंपनी भी जो है ना, काफी अच्छे से ग्रो करने की बात करता है। जैसे इनका FY26 देखोगे, लगभग 30% पे ग्रो करने की बात कर रहे थे। तो इनका आप एयूएम देखोगे ना, सूर्योदय के केस में भी लगभग ये लोग 30-35% पे ग्रो करने की बात करते हैं। तो आप बाकी पॉइंट्स को यहाँ पे रीड कर सकते हैं। इनका कॉस्ट ऑफ इनकम रेशियो जो है उसमें भी आपको कमी होते हुए दिखेगी। बोराइंग कॉस्ट जो है वो आपका या तो स्टेबल रहेगा, और जो क्रेडिट कॉस्ट है वो भी आपका स्टेबल मान लीजिए, या उसके आसपास ही रहने वाला है। तो अगेन इस कंपनी को भी काफी अच्छे से ऑपरेटिंग लेवरेज मिलने के पूरे स्कोप है। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट कंपनी की तरफ आगे बढ़ते हैं। हाँ, आगे बढ़ने से पहले यहीं पे आपको मैं एक चीज, आपको जो इनका वैल्यूएशन है ना, जो भी हम लोग कंपनी को डिस्कस करेंगे, उत्कर्ष का नंबर अभी आया नहीं है, तो उसको जब नंबर आएगा तो हम लोग उसको नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करते हैं अच्छे से। तो यहाँ पे आप जितनी भी हम 5 या 6 कंपनी को डिस्कस करेंगे, आप सभी में देख सकते हो कि जो वैल्यूएशन है, अब एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक का जो वैल्यूएशन है ना, आप ये पाएंगे कि वो ज्यादा ज्यादा क्यों है। बिकॉज आप देखिए ना, उस कंपनी ने जो अपनी जर्नी है उसका जब आप मार्केट कैप देखोगे, लगभग आई थिंक 18-90,000 करोड़ के आसपास उसका मार्केट कैप है। कहने का मतलब क्या है, उसने जो स्मॉल फाइनेंस बैंक है ना, उसकी उसने अपनी ऑलरेडी जर्नी कंप्लीट कर ली है। उसका जो कॉस्ट वगैरह है उसने ऑलरेडी ले लिया है, तो उसका ऑपरेटिंग लिवरेज जो है उसको ऑलरेडी मिल चुका है। तो वो कंपनी ऑलरेडी पूरा सारा प्राइसिंग में फैक्टरिंग हो चुका है। अब उसी जर्नी में आप देखोगे ना, जो उज्जीवन बैंक है, वो जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक है ना, वो आप मान लीजिए एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक को एक तरह से ट्रेल कर रहा है, उसके पीछे पीछे चल रहा है। तो जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक की ट्रैजेक्टरी कुछ इस तरह से है। इक्विटास जो है, इक्विटास और सूर्योदय को मैं लगभग एक ही ट्रैजेक्टरी में रहूंगा। ऑल्दो इक्विटास ने जो गाइडेंस दिया है वो कम दिया है, उसके बारे में हम बात करते हैं अभी। ईसैप जो है उसको मैं इन सबके पीछे रखूंगा, और जना जो है, जना और ईसैप को मैं एक तरफ रखता हूँ। और जो आपका मान लीजिए उत्कर्ष है, उसके नंबर अभी आए नहीं है, उसको बाद में डिस्कस करेंगे। सो ये चीज है, इसलिए मैंने यहाँ पे जो लिखा है आपको, सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक है, वो आप देखेंगे तो अपने पीयर्स हैं उससे काफी डिस्काउंट में ट्रेड करता है अभी। बट यहीं पे आप देखोगे ना, इनके पास जो पूरी स्कोप है इंप्रूव होने की। जैसे आपने स्पंदना स्फूर्ति को देखा एमएफआई एनबीएफसी के केस में, वही चीज आपको यहाँ पे सूर्योदय के केस में प्ले आउट होती हुई दिखती है। तो ये कंपनी के केस में भी आप देखोगे, जो FY27 जो है काफी इंटरेस्टिंग रहेगा, अच्छे से ट्रैक करेंगे इस कंपनी को, इसको आप देखते रहिए। और फाइनली गाइडेंस के बारे में हमने ऑलरेडी बात कर लिया कि लगभग 300 करोड़ पे ये लोग अपने पैट को फिनिश करने की बात करते हैं, जो कि आपका FY26 से लगभग डबल होने की बात है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट बैंक के बारे में बात करते हैं, उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक से। अब इनका आप देख सकते हो कि काफी सारे पैरामीटर पे इनका जो नंबर था, जो इन्होंने गाइड किया था, उसको ऑलमोस्ट सभी पैरामीटर पे बीट किया है। और कॉस्ट टू इनकम रेशियो सभी कुछ स्टेबलाइज हो चुका है। इनका गाइडेंस जो रहता है जनरली, मान लीजिए 20-25% पे ग्रो करने की बात करते हैं। ये लोग भी अपने सिक्योर्ड बुक को धीरे धीरे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। लगभग 35% पे इन्होंने बोला था ग्रो करने की बात, वो उन्होंने लगभग 43% पर रैपिडली उसको इंक्रीज किया है। तो ये पूरा जीवन के नंबर्स कैसे आए हैं उसके बारे में बात होगी। अब अगर मैं यहाँ से ट्रेजेक्टरी कैसे रहती है, तो देखिए, ये कंपनी का भी जो निम है ना, आप उसमें देखेंगे कि जैसे इन्होंने यहाँ पे भी कहा है कि इनका जो निम है वो 6 से 7% के आसपास स्टेबलाइज होगा FY30 की तरफ। क्योंकि अभी देखिए, अभी इनका जो निम है लगभग 8.5 और 8.2% जो Q4 के अंदर एंड हुआ है, मतलब FY26 में इन्होंने एंड किया है। बट जो इनका FY27 रहेगा ना, वहाँ पे निम ऑलमोस्ट स्टेबलाइज रहेगी। बट अगर यहीं पे आप एक और चीज देखोगे ना, जब मैं आपको इनका जीवन का मान लीजिए 2 या 3 साल पहले का आप निम देखेंगे ना, अगर आप इनकी पीपीटी से, तो आप पाएंगे कि लगभग इनका 9.59 के आसपास इनका निम हुआ करता था। जैसे जैसे इनकी सिक्योर्ड बुक बढ़ी है, इनका निम धीरे धीरे कम हुआ है। अब ये मान लीजिए एक ऐसा फेज चल रहा है उज्जीवन के केस में, जहाँ पे इनकी जो निम है वो ऑलमोस्ट स्टेबलाइज हो गई है कुछ समय के लिए। अब जैसे जैसे ये माइक्रो फाइनेंस का जो इनको हेल्प मिलने वाला है इस पर्टिकुलर ईयर में,
और जो कॉस्ट ऑफ बोरोइंग का भी जो हेल्प मिलने वाला है FY 2027 के केस में, जब वो दोनों चीज भी प्ले आउट हो जाएगी तो आप उसके बाद देखेंगे कि इनका जो निम है धीरे धीरे घटेगा और इनके सिक्योर्ड बुक पूरा बन जाएगा और ये कुछ EU स्मॉल फाइनेंस बैंक है उसके तरह से आगे बढ़ने की कोशिश करेगा। तब तक इनका जो ऑपरेटिंग लिवरेज है, मतलब जो इनके ब्रांचेस वगैरह है वो भी काफी मैच्योर हो जाएंगे, तो वहां से भी इनको ऑपरेटिंग लिवरेज मिलेगा। बट हैविंग सेड दैट थिंग, कंपनी के नंबर्स काफी अच्छे आए हैं। इनका FY 2027 जो है बाकी कंपनियों के जैसे इनको भी ऑपरेटिंग लिवरेज मिलने वाला है। कॉस्ट इनकम इनका भी कम होगा, क्रेडिट कॉस्ट सबकी स्टेबलाइज हो गई है, कॉस्ट ऑफ बोर्डिंग इस कंपनी का भी डिसेंट है, अच्छा ही है। और बाकी तो पैरामीटर्स आप यहाँ पे पॉज करके रीड कर सकते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और ये लोग अपने 20-25% पे अपने EUM को ग्रो करने की बात करते हैं, जो कि FY 2030 तक अगर आप देखेंगे 1 लाख करोड़ का EUM करने की बात कर रहे हैं। अब इसी में अगर मैं आपको AU स्मॉल फाइनेंस बैंक के बारे में बात करूँ तो ऑलरेडी मैंने कुछ पैरामीटर आपको बोल दिया है कि कंपनी ऑलमोस्ट सारे पैरामीटर में अच्छा ही कर रही है। तो अगर आप देखोगे ना इस कंपनी का सारी चीजें ऑलमोस्ट स्टेबलाइज हो गई है। अब यहीं पे आप कंपेयर कर सकते हो इनका जो निम है। आप देखिए EU स्मॉल फाइनेंस बैंक का निम जो है लगभग मान लीजिए 5.9 से मतलब 6% मान लेते हैं। तो यहीं पे आप कंपेयर कीजिए इसको ओजीवन के केस से। ओजीवन में आपने देखा कि निम जो है लगभग 8.5% है। अब ओजीवन जो है अपना लॉन्ग टर्म में गाइडेंस दे देता है, लगभग 6-7% देता है ना। अब तो देखिए ऑलमोस्ट वो आपके EU स्मॉल फाइनेंस बैंक की तरफ आगे चल रहा है। अब EU के केस में आप देखोगे इनका जो प्राइस बाय बुक है ऑलरेडी हमने डिस्कस किया, लगभग 3-3.5 है। तो इसका जितना भी ऑपरेटिंग लिवरेज मिला है, इन्होंने अपनी बुक को पूरा चेंज कर लिया, मतलब रिस्क को अपने बैलेंस शीट से कम कर लिया है। वो सबका नेट रिजल्ट आपको इनके बुक में दिखता है, मतलब इनके जो वैल्यूएशन है वहां पे दिखता है। तो इसलिए ज्यादा कुछ यहाँ पे फर्दर स्कोप मिलता नहीं है हमें EU स्मॉल फाइनेंस बैंक के केस में। वही आपको उज्जीवन और जो आपने सूर्योदय को डिस्कस किया वहां पे काफी ज्यादा स्कोप है। बट अगेन सूर्योदय के केस में काफी ज्यादा स्कोप है वहां पे भी। तो ये पूरा EU स्मॉल फाइनेंस बैंक के बारे में हो गया। अब चलिए हम लोग जना स्मॉल फाइनेंस बैंक के बारे में बात करते हैं। तो ये भी कंपनी अच्छा ही कर रहा है। इनकी भी आप सारे पैरामीटर को देखोगे काफी चीजों में इंप्रूवमेंट है। अब अगर मैं इनका गाइडेंस वगैरह के बारे में बात करूँ तो आप यहाँ पे पॉज करके रीड कर लीजिए इसको अच्छे से। नेट अगर मैं बोलूँ तो अनलाइक बाकी कंपनियां, ये कंपनी कहता है लगभग मान लीजिए 20-25% ग्रो करने की बात करता है। तो ये लोग बोलते हैं कि लगभग 20% पे ग्रो करेंगे और बाकी पैरामीटर आप देखेंगे इनका ऑलमोस्ट स्टेबल है, उसके आसपास ही चल रहा है। और बाकी चीजों में इनका भी ठीक ही चल रहा है कंपनी, है ना। तो आप इसको पॉज करके आप रीड कर सकते हैं। तो और बाकी ये कंपनी भाई 20% पे ग्रो करने की बात करती है। बट अगेन आप देखेंगे सिंस आपको जीवन वाला ही आपको 20-25% पे ग्रो कर रहा है। आपका सूर्योदय है वो आपका मान लीजिए वो भी आपको 30% पे ग्रो करने की बात करता है। फिर अगर आप EU स्मॉल फाइनेंस बैंक को देखोगे ना तो वो लोग कहते हैं कि हम लोग मान लीजिए वो भी आपके इंडिया के GDP से मतलब 2 से 2.5 आपके GDP पे ग्रो करने की बात करते हैं। कहने का मतलब क्या, लगभग 20-25% पे ग्रो करने की बात करते हैं। तो आपको वो चीज वहीं पे मिल जाती है। तो और नेट अगर आप जना को देखोगे तो अगेन अगेन वैल्यूएशन का प्ले बोल सकते हो, क्योंकि अगर आप इनका प्रेजेंट वैल्यूएशन देखोगे तो लगभग मान लीजिए इसका उसी के आसपास है, मतलब जो आपका सूर्योदय है उसके आसपास इनका वैल्यूएशन मिलता है। लगभग 1.08 वैल्यूएशन है। तो अगेन बट उस कंपनी को भी सूर्योदय की तरह आगे बढ़ना है। बट सूर्योदय का जो है वहां पे आपको जो ऑपरेटिंग लिवरेज की स्कोप है और जो EUM का ग्रोथ का स्कोप है वो आपका मच हायर है व्हेन यू आर कंपेयरिंग इट विद जना स्मॉल फाइनेंस बैंक। अब फाइनली चलिए हम लोग बात करते हैं इक्विटास और ईसएफ के बारे में। अब इक्विटास को अगर आप देखोगे ना, चलिए पहले ईसएफ के बारे में बात करते हैं। तो ईसएफ का भी अगर आप नेट देखोगे ना, सारी चीजें ये लोग अच्छे कर रहे हैं। अगर आप इनका नेट EUM ग्रोथ का गाइडेंस देखोगे ना तो लगभग ये लोग 20 से 25% के बारे में बोलते हैं। आप इस स्लाइड को पॉज करके रीड कीजिए अच्छे से। मैं आपको यहाँ पे अगर मैं आपको इन जनरल क्रक्स दूं इस चीज का, तो जो ईसएफ है ना, काफी सारी चीजें इनके केस में हो रही है। बट इनके पास जो इनका नेट अभी अगर आप इनका बैलेंस शीट देखोगे ना, वहां पे जिनका जो एनपीएस वगैरह है उसको अभी एक तरह से मान लीजिए और इंप्रूव करने की स्कोप दिखता है आपको। तो इसलिए मैं इसको थोड़ा भी पीछे रखूंगा बेनिवार जो इनके बाकी कंपनियां हैं जो हमने देखा, वो जीवन है, सूर्योदय है, तो वहां पे वो सारी चीजें ऑलरेडी प्ले आउट हो चुकी है। तो आप इसको पॉज कीजिए, यहाँ पे अच्छे से रीड कर सकते हैं आप। अब चलिए मैं बात करता हूँ इक्विटास के बारे में। अब इक्विटास के बारे में बात करूँ तो इक्विटास ने भी अपने गाइडेंस को ऑलमोस्ट सभी पैरामीटर फुलफिल किया है। अब यहाँ से आप इनके ट्रेजेक्टरी को अगर आप देखोगे ना आने वाले समय में, तो यहाँ पे आप देखते हैं यहाँ पे आपको फर्दर जो निम में एक्सपांसन है और जो यील्ड में एक्सपांसन है उन चीजों में उतना स्कोप दिखता नहीं है, बिकॉज इनका भी जो बुक है ना ऑलमोस्ट सिक्योर की तरफ आगे बढ़ रहा है। फाइनली अगर आप देखेंगे जो बोरिंग कॉस्ट है, इन्होंने इस कंपनी ने कहा है कि थोड़ा सा इनका बढ़ता हुआ इनको आने वाले क्वार्टर में दिखता है। तो वहां पे भी उतना कुछ आपको ऑपरेटिंग लिवरेज का स्कोप दिखता नहीं है। मतलब कहने का मतलब क्या है, आपकी बोरिंग कॉस्ट में आपको कुछ ज्यादा उतना ज्यादा कुछ स्कोप नहीं है। तो इसलिए आपका जो यील्ड है वो आपका मान लीजिए स्टेबल रहेगा, आपको जो निम है वो भी आपका स्टेबल रहेगा। अल्टीमेटली आपको जो थोड़ा सा ऑपरेटिंग लिवरेज जो मिलने की स्कोप है ना वो आपकी ओपेक्स टू EUM मान लीजिए, और जो आपकी कॉस्ट टू इनकम रेशियो है वो जो आपकी घटेगी तो उससे आपको दिखता है। बट अगेन उसमें भी ये चीज है ना कि जो इनका H1 FY 2027 है ना, वहां पे आपका जो आपका इंप्लॉइज का इंक्रीमेंट होगा, बट वो तो चलिए मान लीजिए सभी कंपनियों के केस में है। बट इन जनरल आप मान लीजिए कि आने वाले 1 या 2 क्वार्टर बाद इनको भी ऑपरेटिंग लिवरेज मिलना स्टार्ट हो जाएगा। बट वहीं पे जब मैं इसको बाकी कंपनियों से कंपेयर करता हूँ बाकी बैंकों से, तो आप ये देखेंगे कि इनका जो EUM ग्रोथ का गाइडेंस है वो लगभग 20% का है। और जो आपका सूर्योदय हो गया है फिर जो उज्जीवन है वहां पे आपको ग्रोथ काफी ज्यादा मिलता है और वैल्यूएशन का भी सपोर्ट मिलता है। बट अगेन इक्विटास का भी ऐसा नहीं है कि वैल्यूएशन काफी ज्यादा है, वैल्यूएशन सभी कंपनियों के कंपेरेबल ही है। सो ये पूरा इक्विटास के बारे में हो गया। तो चलिए अब हम लोग यहाँ पे अपने स्मॉल फाइनेंस बैंक को पॉज लेते हैं। तो अगर मैं आपको पूरा क्रक्स बताऊं स्मॉल फाइनेंस बैंक को हमने जो डिस्कस किया है, तो आपने ये देखा EU जो है अपने जर्नी में आगे बढ़ चुका है, वो जीवन उसको ट्रेल कर रहा है, इक्विटास भी उसको ट्रेल कर रहा है।
फिर आप अगर अपॉर्चुनिटी वाइज से अगर आप देखोगे तो आपको मान लीजिए सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक हो गया, उज्जवल की ट्रैजेक्टरी काफी अच्छी है इस पर्टिकुलर ईयर में, इक्विटास भी अच्छा कर रहा है। इस सबको मैं लास्ट में रखूंगा बिकॉज उस कंपनी में अभी भी फर्दर इस इंप्रूवमेंट के स्कोप के चांसेस है। तो ये पूरा आपका स्मॉल फाइनेंस बैंक के बारे में हो गया। हमने माइक्रो फाइनेंस को ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं हाउसिंग फाइनेंस के बारे में। तो बजाज हाउसिंग को हमने ऑलरेडी पिछले वीडियो में डिस्कस कर लिया था। अब अगर मैं आपको एक इन जनरल बताऊं तो यहाँ पे हम तीन कंपनी को डिस्कस करेंगे, होम फर्स्ट, इंडिया शेल्टर और आपका एप्टस। अब हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज को आप देखते हो ना तो बहुत ही मान लीजिए बहुत ही अच्छी कंपाउंडिंग मशीन की तरह से कई लोग काम करते हैं, इनकी पूरी बहुत सिक्योर रहती है। और दूसरा चीज आप ये देखोगे ना, अभी जैसे अगर आप मैं बताऊं आपका FY26 कैसा गया है इन सभी कंपनियों का, तो आप देखेंगे H1 में थोड़ा आपको स्ट्रेस दिखा था। जैसे मान लीजिए ट्रम्प के टैरिफ वगैरह आ गए, खास करके होम फर्स्ट फाइनेंस के केस में आपने ये देखा कि वहाँ पे उनका जो चेन्नई में वो होते हैं ना लेदर व्यापारी जो होते हैं, फिर अभी कानपुर में होते हैं, फिर आपकी गुजरात में इनका लोन बुक काफी ज्यादा है, तो डायमंड के व्यापारी होते हैं। तो वहां पे आपने ये देखा कि इनका जो एनपीए था मतलब 30+ DPD था वो थोड़ा सा बढ़ गया था। और वही चीज आपने ये देखा इंडिया शेल्टर के केस में भी लास्ट क्वार्टर में वो आई थिंक बढ़ी थी। बट इंडिया शेल्टर ने क्या किया था लास्ट क्वार्टर में, उन्होंने प्रोएक्टिव प्रोविजनिंग कर दी थी, तो इसलिए वहां पे आपको उनका एनपीए या फिर 30+ DPD जो है वो आपको बढ़ावा दिखा था। और वैसे ही कुछ एप्टेस के केस में भी है। अब इन सभी कंपनियों को जब आप देखोगे ना, इन सभी के केस में क्या हुआ है, इस पर्टिकुलर क्वार्टर में चीजें स्टेबलाइज हो गई है, वापस ग्रोथ की तरफ ये लोग आगे बढ़े हैं। तो ये पूरा कुछ एक ब्रीफ कंसेप्ट है, मतलब ये कंपनियां कैसे आगे चल रही है। तो चलिए शॉर्ट में तीनों कंपनी को डिस्कस करते हैं क्या क्या चीजें चल रही है यहाँ पे। तो अगर आप होम फर्स्ट फाइनेंस को देखोगे ना तो ये कंपनी भी आप देखेंगे काफी अच्छे से कंसिस्टेंट कंपनी है। तो आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं कि इनका क्या गाइडेंस था, इन्होंने कैसा परफॉर्म किया है। क्रेडिट कॉस्ट को आप देख सकते हैं कि अपर एंड जो इनका क्रेडिट कॉस्ट का गाइडेंस था वहां पे इन्होंने फिनिश किया, सिंस आप देख रहे हो ना पिछले कुछ क्वार्टर में कुछ इश्यूज वगैरह भी थे। और बाकी इनका ओपेक्स टू एयूएम जो वाला जो नंबर है ये भी ऑलमोस्ट आप मान लीजिए स्टेबलाइज हो चुका है। अब निम भी जो है वो भी स्टेबलाइज है। तो यहाँ पे जब आप होम फर्स्ट फाइनेंस को देखते हो ना तो यहाँ पे आप जैसे इन्होंने FY26 जो एंड किया है, यहाँ पे आपको दिख रहा है कि इनके जो पूरा पैट है वहां पे आपको लगभग 40% पे ग्रो किया है। कहने का मतलब क्या है, इनको ऑपरेटिंग लिवरेज मिला है। अब यहाँ से अगर आप इनका फर्दर ट्रैजेक्टरी देखोगे ना तो कितना इनके पास और स्कोप है अपने ऑपरेटिंग लिवरेज को बढ़ाने का। तो अगर आप देखेंगे आप यहाँ में इनके पैरामीटर को रीड कर सकते हैं। जैसे इनका यील्ड है, यील्ड भी आपको स्टेबल रहने वाला है, निम जो है वो भी आपका स्टेबल रहने वाला है, क्रेडिट कॉस्ट जो है वो भी आपका स्टेबल है अनलेस की कोई दिक्कत ना आ जाए, और बोरिंग कॉस्ट जो है वो भी आपका स्टेबल रहने वाला है, कॉस्ट टू इनकम रेशियो है वो भी आपका स्टेबल रहने वाला है। तो कहने का मतलब क्या है, अब कंपनी ने जो रिसेंटली कुछ QIP किया था उसके कारण इनका मान लीजिए ROE थोड़ा सा कम हो गया था। जैसे वो 14% पे आया था बट वो धीरे धीरे वापस बढ़ के 17% पे आ गया है। अब तो कंपनी को अगर आप देखते हो ना तो नेट नेट अगर मैं बोलूँ तो लगभग मान लीजिए 25% का इंजन है ये, जहाँ पे उतना जो इनको ऑपरेटिंग लिवरेज मिलेगा, जो आपके मान लीजिए एम्प्लॉय कॉस्ट हो गया, जो आपकी ये होती है ना कॉर्पोरेट कॉस्ट होती है, वहां से आपको ऑपरेटिंग लिवरेज मिलने के थोड़े से स्कोप है। बट उसके अलावा इस कंपनी में उतना कुछ खास जो ऑपरेटिंग लिवरेज वाला गेम है वो ऑलरेडी प्ले आउट हो चुका है। और तो हैविंग सेड दैट थिंग, होम फर्स्ट फाइनेंस जो है काफी अच्छे से ग्रो कर रही है, काफी एसेट क्वालिटी स्टेबल है और 25% पे इजिली ग्रो करती हुई आ रही है। और मार्केट में तो इसको ऑलरेडी पिछले कुछ समय में सभी कंपनी को पनिश किया है। तो उस तरह से आप देखिए होम फर्स्ट फाइनेंस को। तो चलिए बात करते हैं हम लोग इंडिया शेल्टर के बारे में। अब अगर आप इंडिया शेल्टर को देखोगे ना तो लगभग इनका आई थिंक 10,000 करोड़ का पूरा EUM बुक है। अब ये कंपनी मान लीजिए 30% का इंजन है, काफी सारे क्वार्टरों से कंसिस्टेंटली परफॉर्म करता आ रहा है। अब अनलाइक होम फर्स्ट फाइनेंस, एक तो इनका EUM ग्रोथ का नंबर ज्यादा है, दूसरा आप यहाँ पे ये चीज देखोगे कि ये जो कंपनी है ना इनका जो गाइडेंस है जनरली मान लीजिए ये लोग 30% पे ग्रो करते हैं। अब इन्होंने इस क्वार्टर में लगभग मान लीजिए 25 से 30% पे ग्रो करने की बात की है। आने वाले 2 या 3 सालों में आई थिंक जो मान लीजिए जियो पोलिटिकल इशूज हो गए उसके लिए इन्होंने थोड़े गाइडेंस को ऐसा कहा है कि 25-30% ग्रो कर रहे हैं, ग्रो करेंगे। और FY26 को भी जो आप देखोगे ना तो लगभग इन्होंने 29% ग्रो किया है पूरा। अब इस कंपनी में केस में क्या है, अनलाइक आपकी जो बाकी कंपनियां होम फाइनेंस हो गया फिर एप्टस हो गया, यहाँ पे आपको ऑपरेटिंग लिवरेज मिलने के काफी स्कोप दिखते हैं। ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, बिकॉज आप देखेंगे ना इनका जो आपका मान लीजिए ओपेक्स टू EUM है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इनका जो ओपेक्स टू EUM है लगभग 15 से 20 बेसिस पॉइंट हर साल डिक्रीमेंट होता हुआ आपको दिखता है। तो वहां पे आपको दिख रहा है कि यहाँ पे जो ऑपरेटिंग लिवरेज मिलने का स्कोप है ना वो आपका मच हायर है व्हेन यू आर कंपेयरिंग विद योर एप्टस एज वेल एज होम फाइनेंस। और कीपिंग ऑल अदर पैरामीटर्स ऑलमोस्ट सेम, जैसे आपका मान लीजिए ROE है। और दूसरा चीज ये भी है ना, ये कंपनी जो है इसको फर्दर अभी जो मान लीजिए कुछ ये कैपिटल रेज करने की उतनी जरूरत भी नहीं है, तो वहाँ उस जगह से भी आपको कुछ EPS वैल्यूएशन का भी दिक्कत नहीं दिखता है। तो पूरा केस में आपका होम फर्स्ट फाइनेंस हो गया, इंडिया सेक्टर सभी कंपनियां अच्छी कर रही है। ऑफकोर्स इंडिया सेक्टर को थोड़ा एज है बिकॉज यहाँ पे ऑपरेटिंग लिवरेज मिल रहा है और आपका जो EUM बुक है वो आपका एक थोड़ा फास्टर वे में ग्रो कर रहा है। तो ये पूरा चीज आपका आई थिंक इंडिया सेक्टर के बारे में हो गया है। आप बाकी पॉइंट्स को अच्छे से पॉज करके रीड कीजिए। और इसके अलावा चलिए मैं बात करता हूँ आपसे एप्टस के बारे में। तो एप्टस भी अच्छी कंपनी है। अब इनका बस आप एक दिक्कत क्या है ना, ये लोग गाइडेंस को हमेशा मिस कर देते हैं, तो वो वाला थोड़ा दिक्कत होता है इस कंपनी के बारे में। बट अगर आप इनके रिटर्न रेशियो देखोगे ना तो ये हाईएस्ट है पूरे सेक्टर में, लगभग 20-25% पे रहता है। ऐसा क्यों होता है, बिकॉज आप देखेंगे ना इनका जो इनका ROA है वो काफी ज्यादा है इस कंपनी का, तो उस कारण इनका जो ROE होता है वो भी नेचुरली काफी हाई हो जाती है। अब
अगर मैं इनका नेट अगर आपको बात करूँ, इनका जो गाइडेंस है लगभग मान लीजिए वही 20-25% पे ग्रो करने की बात करते हैं, 22 से 24% पे ग्रो करने की बात करते हैं, बट FY26 में तो इन्होंने मिस किया है और आने वाले समय में ये लोग ऐसे आगे बढ़ने की बात करते हैं। तो ये पूरा आई थिंक एप्टेक्स के बारे में इनफ पॉइंट्स हैं, आपको चीजें क्लियर हो गई होंगी क्या चीज मैं कहना चाह रहा हूँ। सो अब चलिए एक इंटरेस्टिंग कंपनी कैपिटल ग्लोबल, दो बेसिकली डाइवर्सिफाई एनबीएफसी के बारे में बात करेंगे, एक कैपिटल ग्लोबल और एक आपका पूना वाला फिनकॉर्प। बट उसके पहले यहाँ पे भी समराइज कर लेते हैं हाउसिंग फाइनेंस कंपनी के केस में क्या हुआ है। तो आपने ऑलरेडी देख लिया है कैसे कैसे पैरामीटर्स हैं। तो वहाँ पे ऑफकोर्स आपको दिखता है इंडिया सेंटर नो डाउट सबसे आगे चल रहा है, काफी अच्छे से इजिली उसको ट्रेल कर रहा है आपका होम फर्स्ट फाइनेंस। फिर आप एप्टास को रख सकते हो। फिर जितनी भी आपकी बची हुई कंपनी है, आधार हाउसिंग हो गया, आवास फाइनेंसेस हो गया, फिर आपकी बजाज हाउसिंग होगी, वो भी कंपनी कंपनी काफी अच्छा कर रहा है, बट उसका वैल्यूएशन काफी ज्यादा है, तो वो आपको उस कंटेक्स्ट में देखना है। तो आई थिंक आपको इंडिया हाउसिंग फाइनेंस के बारे में क्लियर है। चलिए डाइवर्सिफाई एनबीएफसी के बारे में बात करते हैं। अब कैपिटल ग्लोबल कंपनी को आप देखोगे ना, जस्ट लाइक आपकी जैसे अभी हमने कंपनी डिस्कस किया ना, जैसे इंडिया सेंटर हो गया, उसको ऑपरेटिंग लेवरेज मिल रहा है। मुथूट माइक्रो फाइनेंस कंपनी बात किया, वहां पे आपको ऑपरेटिंग लेवरेज की काफी स्कोप दिखते हैं। फिर हमने बात किया सूर्योदय के बारे में बात किया, इवन उज्जवल के केस में बात किया। उन सभी कंपनी में आप दिख रहा है कि सारे पैरामीटर्स से चेक हो रहे हैं ना, कि मतलब आपका कॉस्ट ऑफ बोरिंग भी कम हो रहा है, यील्ड में एक्सपांशन है, निम में एक्सपांशन है, फिर आपकी कॉस्ट ऑफ बोरिंग कम हो रही है, क्रेडिट कॉस्ट कम हो रहा है, कॉस्ट टू इनकम आपका कम हो रहा है, ओपेक्स टू ईएम कम हो रहा है। तो वो सारे पैरामीटर्स आप कैपिटल ग्लोबल के भी लगा सकते हो विथ एसेट क्वालिटी स्टेबिलिटी एंड हाई एयूएम ग्रोथ। तो ये पूरा कैपिटल ग्लोबल के बारे में। अब ये कंपनी करना क्या चाहता है, पहले इनके नंबर्स के बारे में बात करते हैं। नंबर्स तो हम क्या ही बात करें, कंपनी को बहुत ही अच्छा ऑपरेटिंग लेवरेज मिलता है। तो ये लोग कंपनी जो है आपका, जो आपका इनका जितने भी नंबर्स है, जैसे पैट है, पैट अपना लगभग मान लीजिए 98% पे ग्रो किए हैं ये लोग। FY27 का इनका गाइडेंस था कि लगभग मान लीजिए 1300 पे ग्रो करेंगे, और इन्होंने एक्चुअली देखेंगे कि इन्होंने FY27 का गाइडेंस इनका 1300 करोड़ का है। FY26 को इन्होंने एंड किया है लगभग मान लीजिए 949 करोड़ पे, लगभग 98% का ग्रोथ है। अब वहां से अगर आप FY27 का देखोगे ना, तो लगभग मान लीजिए 30-40% के बीच में आता है। और इन्होंने जो अपने नेट ये जो आपका एयूएम होता है उसके गाइडेंस को भी इन्होंने इंक्रीज किया है, लगभग 57,000 करोड़ करने की बात करते हैं। आई थिंक लगभग 2000 करोड़ इन्होंने एयूएम को बढ़ाया है। और अगर आप नेट में देखोगे ना, लगभग मान लीजिए 25 से 30% पे ग्रो करने की बात करते हैं, जस्ट लाइक आपका वो मान लीजिए ये इंडिया सेंटर की तरफ से कुछ बात करते हैं ये कंपनियां। बाकी पैरामीटर्स हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है कि सभी पैरामीटर पे इनका जैसे आरओई है वो सभी एक्सपांशन हो रहा है। यील्ड में आपको एक्सपांशन के इंप्रूव स्कोप देखते हैं, और आपका जो कॉस्ट टू इनकम है वो भी आप कंटिन्यू कंप्रेशन एक्सपेक्टेड, उस पैरामीटर भी आप देख सकते हो, इनका जो कॉस्ट टू इनकम है वो भी घटेगा, बोरोइंग कॉस्ट भी स्टेबल है। तो ये पूरा कैपिटल ग्लोबल के बारे में। एक चीज इनके कॉन कॉल में वो और हुई थी जो आपको बताना जरूरी है, इनका जो यील्ड है, जैसे ये लोग अपना आप देख रहे हो ना कि पूरे सेक्टर में आपकी ये गोल्ड लोन की तरफ सभी कंपनियों का फोकस है। आपका इवन मुथूट माइक्रो फाइनेंस है, वो लोग भी गोल्ड लोन देने की बात करते हैं। फिर आपकी फेडरल फाइनेंस हमने डिस्कस किया, मन्नापुरम फाइनेंस हो गया। फिर आपकी इवन आपका जो अभी हम बात करें कैपिटल ग्लोबल, इस कंपनी का अगर आप लोन बुक देखोगे ना, मतलब गोल्ड लोन देखेगा लगभग आई थिंक 40-45% के आसपास है, उसको कंपनी अभी बढ़ा के लगभग 50% पे जाने की बात करती है, ऑलमोस्ट सिमिलर टू द केस ऑफ फीडबैक फाइनेंशियल्स। तो ये पूरा गोल्ड लोन के बारे में हो गया। अब गोल्ड लोन वाले सेक्टर में क्या हो रहा है आप ये देख रहे हो ना, कि जैसे आप देखते हो कि पूरे सेक्टर में ग्रोथ होती है तो सभी कंपनियां चाहती है कि हम भी गोल्ड लोन दें। उसके कारण इनका जो निम है लास्ट 2 क्वार्टर से थोड़ा सा कंप्रेशन आपको दिखेगा, बट एलटीवी इनकी जो है वो आपकी स्टेबल है। अब निम में जो कंप्रेशन उसका उसका ये लोग कारण क्या देते हैं, उसमें 2 कारण हो सकता है। एक तो कंपटीशन आपको ज्यादा दिखता है, दूसरा आप ये कारण हो सकता है कि आप जो आपकी जो बड़े बैंक है, जैसे मान लीजिए आईडीएफसी फर्स्ट बैंक है, सीएसबी बैंक है, इन सभी की टेरिटरी में आप जा रहे हो। कहने का मतलब क्या है, आपकी जो ये होती है ना टिकट साइज है उसको आप बढ़ा तो नहीं रहे हो। तो कंपनी कहती है वैसा कुछ नहीं है, रादर यहाँ पे मान लीजिए मार्केट शेयर कैप्चर करने के लिए इन्होंने अपनी नीम को थोड़ा सा कंट्रोल किया है। तो ये कुछ कारण है इनके जो ईल्ड वाला चीज है गोल्ड लोन का, उसको घटने के कारण ये लोग देते हैं। बट अगेन इस पैरामीटर को हमें ट्रैक करते रहना पड़ेगा। नेट अगर आप देखोगे ना तो उस चीज से उतना कंसर्न इसलिए नहीं है, बिकॉज आपका जो कंसोलिडेटेड बुक है ना, जहाँ पे आपकी मान लीजिए बाकी चीजें भी आ जाती हैं, आपकी ये आपकी कंस्ट्रक्शन फाइनेंस आ गया, जो आपकी फी बेस्ड इनकम भी इनकी काफी अच्छी होती है। तो उन सभी चीजों के कारण जो नेट रिजल्ट है, जो आपका निम है, आपकी जो अल्टीमेटली तो आपका एम ये होता है ना कि भाई आपका जो नेट आउटपुट में कितना रिजल्ट आ रहा है, आपके इंटरनल बॉक्स के अंदर क्या क्या चीज चल रही है उससे उतना मैटर नहीं करता है। वहाँ पे मैं उन चीजों को कैसे प्ले आउट कर सकता हूँ। तो नेट आप उसका कंसोलिडेटेड नंबर्स देखोगे तो वहाँ पे निम में रादर इनका इंक्रीज हुआ है इस पर्टिकुलर क्वार्टर में भी। तो ये पूरा कैपिटल ग्लोबल के बारे में आई होप आपके पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। इसी पॉइंट से रिलेटेड एक और आप कंपनी देखोगे ना तो आप देख सकते हैं, यहाँ पे आप इसको पॉज कीजिए, आप अच्छे से रीड कर सकते हो कैपिटल ग्लोबल के केस में। अब हम लोग पूनावाला फिनकॉर्प के बारे में बात करते हैं। अब जैसे अभी मैंने आपको कैपिटल ग्लोबल में समझाया कि नेट नेट रिजल्ट ये होता है कि आपका नेट जो आपका पूरा निम है और जो यील्ड है वो कितना स्टेबल है। क्या वो चीज में आपकी स्प्रेड वगैरह में वहां पे तो दिक्कत नहीं आ रही, अगर वहां पे दिक्कत आती है तो आपको कमी दिखती है, तो आपके लिए खराब होता है। तो ऐसा मैं आपको क्यों बोल रहा हूँ, तो अगर आपको पूना वाला फिनकॉर्प देखना है ना, तो पहले आप ये समझ लीजिए इनका जो बुक है वो एक बहुत ही डाइवर्सिफाइड है। मतलब एजुकेशन लोन देते हैं, आपकी कंज्यूमर लोन देते हैं, फिर आपका मान लीजिए क्रेडिट कार्ड लोन है, इनका प्राइम पर्सनल लोन्स हो गया, फिर और भी बुक्स हैं इनकी, बहुत सारे लोन्स वगैरह देते हैं। तो अल्टीमेटली क्या है, सभी जो इनका
मतलब मान लीजिए प्रोडक्ट है, सबकी रिस्क प्रोफाइल अलग अलग होगा, सबकी एसेट क्वालिटी अलग अलग होगी, है ना, सबकी ग्रोथ रेट अलग अलग होगी। तो ये क्या होता है, कंपनी इससे जब बात करता है अपना पूरा एआई के बारे में काफी बात करता है कंपनी का। जब आप इनका कॉन्कॉल सुनोगे, हमने लास्ट क्वार्टर में भी डिस्कस किया था काफी अच्छे से, तो कंपनी एआई वगैरह के बारे में काफी बात करता है। दूसरा, कंपनी ये कहता है डिजिटल बेस्ड लैंडिंग करता है। रिस्क फ्रेमवर्क इनका काफी अच्छा है, ऑल्दो कुछ क्वार्टर पहले इनकी दिक्कत आई थी, बट उन चीजों से ये लोग अभी काफी आगे बढ़ चुके हैं और काफी चीजें स्टेबलाइज कर लिया है। तो कंपनी इसलिए नेट जब बात करता है ना, कि जब आप इनकी बुक को देखते हो तो ऐसा आपको नहीं दिखना है कि इनका गोल्ड लोन कैसा काम कर रहा है, शॉर्ट टर्म पर्सनल लोन में क्या दिक्कतें आ रही है। ऑफकोर्स हमें वो चीज दिखनी है जब उनकी दिक्कत आएगी। तो कंपनी ये नेट इसलिए ये कहता है कि हमने अपने बुक को ऐसे बनाया है कि जो नेट आउटपुट है वो वहां पे हमारी जो यील्ड है और स्प्रेड है वो आपकी मेंटेन रहती है। ये कुछ वैसा ही हो गया जैसा हमने आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के केस में डिस्कस किया था। तो हमने वहां पे भी डिस्कस किया ना कि वो कंपनी ने अपनी बुक को पूरा डाइवर्सिफाई कर लिया, इसलिए वहां पे भी आपके जो निम और स्प्रेड है वो आपको काफी स्टेबल रहते हैं। तो वही सारी चीज आपकी पूनावाला फिनकॉर्प के केस में भी हो रही है, बट विद टच ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज एंड वेरी हाई एयूएम ग्रोथ। क्योंकि इनका आप आरओए देखोगे सभी कुछ काफी तेजी से बढ़ रही है। अब ये कंपनी बहुत तेजी से अपना एयूएम ग्रो कर पा रहा है। अब देखिए, अगर आप इस कंपनी को देखते हो ना, जैसे इस कंपनी का अगर मैं आपको बताऊं एक इंटरेस्टिंग चीज क्या है, जब ये साल शुरू हुआ था तो ये कंपनी का अगर आप ओपेक्स टू ईएम देखोगे, अगर मैं आपको बताऊं यहीं पे मैंने लिखा था, तो ओपेक्स टू ईएम देखोगे तो कंपनी के स्टार्टिंग में क्वार्टर वन में लगभग 4.13% था। सॉरी, क्वार्टर वन में आप मान लीजिए क्वार्टर फोर ऑफ FY25 में लगभग 4.76% था, वो घट के आपका 4.13 आ गया है। कहने का मतलब क्या है, कंसिस्टेंटली आपका ओपेक्स टू एम घटा है। एनसीडी बोरिंग्स मतलब जो आपकी ये मान लीजिए ना नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स होते हैं, वहां से उन्होंने बोरिंग्स किया। अब रेपो रेट की साइकिल कम हो रही है ना, तो उसके कारण इनको एनसीडीज में वहां पर डिक्लाइन दिख रहा है, तो वहां पे भी फायदा होता है। इन्होंने जो इनका जो ब्रांच ओपनिंग का गाइडेंस था उसको भी फुलफिल किया है। चलिए यहीं पे अगर मैं बोलूँ, जो आपकी इंडिया सेंटर हो गया, होम फर्स्ट हो गया, उन लोगों ने भी अपनी ब्रांच ओपनिंग का गाइडेंस उसको मीट किया है। जस्ट एक साइड नोट है। और बाकी पॉइंट आप देख सकते हो यहाँ पे पढ़ के। अब अगर मैं आपको नेट रिजल्ट दिखाऊं, यहाँ पे आप एक और अच्छा पॉइंट देख सकते हो, ये मैंने खास जानबूझ के डाला है यहाँ पे ताकि आप देख लीजिए इनका जो निम है, नेट इंटरेस्ट इनकम वो भी काफी तेजी से बढ़ रहा है। कॉस्ट टू इनकम भी आपको कंसिस्टेंटली क्वार्टर ऑन क्वार्टर घटता हुआ दिख रहा है, और ओपेक्स जो एवरेज एयूएम है वो भी आपको घटता हुआ दिख रहा है। इन सभी का जो रिजल्ट देखोगे ना, जैसे कंपनी ने गाइड किया था कि FY26 के एंड तक हमारा ऑपरेटिंग लिवरेज आपको दिखना स्टार्ट हो जाएगा, तो उसी का नेट रिजल्ट आपको दिखता है कि इस कंपनी के अभी इनको ऑपरेटिंग लिवरेज मिलना स्टार्ट हो गया है। तो इसलिए इनके जो नंबर्स है वो आपको बढ़ते हुए दिख रहे हैं। अब फाइनली अगर आप बाकी पैरामीटर्स को आप यहाँ पे पॉज करके रीड कर सकते हैं, क्रेडिट कॉस्ट जो है वो सभी चीजें डिक्लाइन हो रही है। आपकी जो बोरिंग कॉस्ट है वो भी आपकी स्टेबल है, ओपेक्स टू ईयूएम में वो फर्दर डिक्रीज होगा, और आपकी कॉस्ट टू इनकम है वो भी आपका घटेगा। अब कंपनी आप देखेंगे जो अपना गाइडेंस देता है ईयूएम पे, वो लगभग 30 से 40% ग्रो करने की बात करता है, और बहुत ही कंफर्टेबली ये लोग अपने उसको पूरा बीट करते हैं। तो इसी चीजों का नेट रिजल्ट आप देखोगे ना, इनका जो पूनावाला फिनकॉर्प है, इसका आप देखेंगे इनका जो प्राइस बाई मतलब इनको जो वैल्यूएशन मिलती है सिंस इतने तेजी से ग्रो कर रहे हैं। चलिए इनकी जो बात में, इसलिए मार्केट में ये है ना कि आपकी जो पुराने जो आपने गलतियां की हैं वो मैटर नहीं करता है, आप आज कैसा परफॉर्म कर रहे हो उससे मैटर करता है। तो अब इनका प्राइस बुक देखिए, वो भी आपको दिखेगा कि 3 के ऊपर ही दिखता है, और जब तक ये लोग परफॉर्म करते रहेंगे ना, तो इससे इनका प्राइस बुक कम भी नहीं होने वाला है। रादर अगर ये लोग और इंप्रूव किया तो इससे प्राइस बुक मान लीजिए 4 या 5 की तरफ भी जा सकता है, जिस रेट पे ये लोग ग्रो कर रहे हैं। तो हमने ऑलमोस्ट सभी के बारे में बात कर लिया। अगर मैं आपको क्या इनके बारे में डाइवर्सिफाइड लेंडर्स के बारे में बात करूं, तो दोनों कंपनियां अच्छी कर रही है। अभी कैपिटल ग्लोबल भी काफी अच्छा कर रहा है, बट वहां पे आपको वैल्यूएशन सपोर्ट मिलता है। पूना वाला फिनकॉर्प भी है, बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है, तो वहां पे आपको वैल्यूएशन आपको हाई ही मिलने वाला है। तो आई होप आपको ये 14-15 नाम में काफी एक अच्छा परस्पेक्टिव मिल गया होगा। तो हमने नॉर्दर्न आर्क को अभी डिस्कस नहीं किया है, उसको हम लोग अपकमिंग जब 5 स्टार को डिस्कस करेंगे तो वहां पे डिस्कस करेंगे। आई होप आपके डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। लेट मी नो आप और कौन से बैंकिंग फाइनेंशियल में डिस्कस करना चाहते हैं, मुझे आप बताइए कमेंट में। आई विल लुक अपॉन दैट दोस बिजनेसेस। और आपको जो भी, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। लेट मी नो योर थॉट्स इन द कमेंट्स, आपको कैसा लगा। वी विल कीप ऑन ट्राइंग अदर कंपनीज आल्सो। लेट्स मीट फॉर द फाइनेंसेस इन द नेक्स्ट वीक अगेन। थैंक यू वेरी मच।